हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन मैं हेमंत शाह आपका मैथ्स एजुकेटर लर्निंग पॉकेट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। चलो, सारे बच्चों का आज के इस शानदार सेशन में स्वागत है। और आपको पता है टॉपिक हम लोगों का डीआई के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप में आपको पढ़ा रहा हूं, एरिथमेटिक डीआई। अभी तक 2 सेशन हो चुके हैं, तो आज का जो सेशन है वो हमारा तीसरा सेशन है, बराबर। और आगे भी मैंने बोल के रखा था एरिथमेटिक डीआई आपको तभी पढ़ना है जब आपको एरिथमेटिक के सारे चैप्टर का बहुत अच्छा नॉलेज हो, बराबर। अदरवाइज दिस इज़ नॉट द प्रॉपर टाइम, अदरवाइज ये प्रॉपर समय नहीं होगा ये टॉपिक को पढ़ने का। तो पहले लेट इट कंप्लीट फर्स्ट, पहले आप एरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे और उसी के बाद आपको ये टॉपिक को पढ़ना है, बराबर। तो आज का ये सेशन है, तीसरा सेशन है। और पहले 2 सेशन में आपने देखा होगा हमने बहुत अच्छे अच्छे मिक्स्ड एरिथमेटिक के जो भी हम चैप्टर्स पढ़े हैं उसके ऊपर मिक्स्ड सेट्स में रोज़ लेके आ रहा हूँ। कभी टाइम एंड वर्क का सेट आ रहा है, कभी प्रॉफिट लॉस का सेट आ रहा है, कभी बोट एंड स्ट्रीम का आ रहा है, कभी पार्टनरशिप का आ रहा है, समझे। तो बस ऐसे ही आपके सेट्स एग्ज़ाम में बनेंगे, बराबर। चलो, तो आज का सेशन शुरू करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं है। बीच में से अगर हम छोड़ के चले जाएंगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप बीच में से लौटोगे तो आपको जहाँ थे वहाँ दोबारा आना पड़ेगा ना, तो उसमें आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हो, तो अगर उतनी देरी में तो हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाइए, बराबर। तो बीच रास्ते में चीज़ों को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ठान के बैठे हो, आपको लगता है वो मेरी मंजिल है, वो मेरे अपने आप को, वो मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा सपना है, बराबर। तो उसको पाने के लिए अगर हम निकल पड़े हैं ना तो रास्ते में मुड़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि मुड़ के दोबारा आप अपने इनिशियल पॉइंट पे आओगे, उतने में जितना समय लगेगा ना उतने समय में तो हो सकता है उनसे भी जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, है ना। तो बस प्रयत्न करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, छोड़ना ही नहीं है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही उम्मीद के साथ आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे। तो यही उम्मीद के साथ हम आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करेंगे। टॉपिक एरिथमेटिक डीआई चल रहा है, जिसके ऊपर आज के सेशन का हमारा ये सबसे पहला सेट, बराबर। चलो, तो क्या करें, एक बार आप पहले इसको जस्ट देखो, मेक श्योर करो कौन सा टॉपिक है और फिर हम शुरू करेंगे। चलो, क्या लिख रहा है तो पहले पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। देर आर 5 शॉप ऑनर्स, 5 शॉप के ऑनर्स है ABCDE। दे आर सेलिंग द 5 डिफरेंट आइटम्स इन अ गिवन टेबल। वो लोग 5 अलग अलग आइटम्स को बेचते हैं, देखना। दे आर सेलिंग द 5 डिफरेंट आइटम्स गिवन इन द टेबल। ओके, 5 आइटम कहाँ है? 4 ही तो दी है ना। दे आर सेलिंग, ओके 4 ही आइटम है। शॉप ऑनर 5 है, लेकिन वो आइटम तो 4 ही बेच रहे, आइटम 1 2 3 4। चलो चलेगा, इट शुड बी अ 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। चलो चलेगा, कोई बात नहीं। वैसे तो गिवन इन द टेबल, ओके। इन द टेबल डिस्काउंट एज अ परसेंटेज इज गिवन ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ दिस 5 प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट सेलर्स। अच्छा, टेबल में क्या दिया है? डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है ना। किसके ऊपर? ये चारों 4 प्रोडक्ट को बेचने के ऊपर ये 5 अलग अलग शॉप ओनर है ना, वो चारों 4 प्रोडक्ट पे कितने परसेंट का डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट की वैल्यू दी है। जैसे मानो कि शॉप ओनर ए है, वो आइटम ए पे 18% का, आइटम 2 पे 32% का, आइटम 3 पे 36% का डिस्काउंट दे रहा है, जबकि आइटम 4 का जो डिस्काउंट का परसेंटेज वो आपको पता नहीं है। ऐसा हर एक शॉप ओनर के लिए दिया है। सम वैल्यूज आर मिसिंग। ओके, चलो कोई बात नहीं, वो तो हम देख लेंगे। ओके, चलो उसके बाद ये समझ लिया। अब देखो नॉट है, बराबर समझ लो। नॉट में क्या लिखा है? सम वैल्यूज आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चंस। ओके, वो हम देख लेंगे। अब दूसरी में क्या लिखा है? मार्क प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज सेम फॉर ऑल द शॉप ऑनर्स। अच्छा, बराबर समझना ये वाली नोट को। ये नोट ऐसा बताना चाहती है कि कोई एक पर्टिकुलर आइटम का जो मार्क प्राइस है ना, वो सारे शॉप ऑनर के लिए सेम है।
इसका मतलब क्या समझेंगे कि अगर मैं पर्टिकुलर आइटम 1 की बात करता हूं तो आइटम 1 का जो मार्क प्राइस है ना वो सबके लिए सेम है। यानी मान लो कि अगर शॉप ऑनर के लिए आइटम 1 का मार्क प्राइस 100 रुपया है ना तो सबके लिए 100 रुपया होगा। अगर आइटम 2 के लिए मान लो कि शॉप ऑनर ए का मार्क प्राइस 200 रुपया है तो सबके लिए मार्क प्राइस 200 रुपया होगी, है ना। पर्टिकुलर आइटम की जो मार्क प्राइस है वो हर शॉप ऑनर के लिए सेम है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारे आइटम की मार्क प्राइस सेम है, नहीं। पर्टिकुलर आइटम की, जैसे मान लो आइटम 3 का मार्क प्राइस 300 रुपया है सपोज शॉप ऑनर ए के लिए, तो वही 300 रुपया पांचों पांच ऑनर के लिए होगा, ऐसा मैं मान सकता हूं। बट ऐसा नहीं है कि इसका 300 है तो सबका 300 होगा, ये गलत बात। पर्टिकुलर आइटम। डन, इतना समझना था। डन, चलो तो इतना अगर हम समझ जाते हैं तो बस खत्म। आई डोंट थिंक अब ज्यादा कुछ दिमाग चलाने की जरूरत है, तो सीधे चले जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चलो चले शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलर ए आफ्टर सेलिंग द आइटम 2, आइटम 2 देखो सेलर ए की बात हो रही है और आइटम 2 बेच रहा है ना, सेलर ए है आइटम 2, ये 32% डिस्काउंट है, इज S%। अच्छा है ना, आइटम 2 को बेचने के ऊपर सेलर ए को S% का प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना। एंड सेलर सी को सेम आइटम को बेचने पे 2S - 4% का, सेम आइटम का मतलब सेलर सी है ना ये वाला, ये वही आइटम को बेचेगा तो उसको कितना पता है, 2S - 4% का क्या होता है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट दिया है। देखो दोनों का प्रॉफिट परसेंट दिया है, इसको बेचने पे S% का प्रॉफिट हो रहा है और इसको बेचने पे 2S - 4% का प्रॉफिट हो रहा है। आगे क्या दिया है, दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी दिया है कि सेलर ए के लिए आइटम 2 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 17 पार्ट है और सेलर सी के लिए वो 21 पार्ट है। तो आपको बोला है S का वैल्यू निकालो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बताओ कैसे करेंगे, कमान बताइए। तो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे ले लूँ वो अच्छा रहेगा, और आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पर जगह है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं, तो चलो मैं यहीं पर समझा दूंगा तो भी चलेगा। चलो इधर देखो, अब उठाएंगे कहाँ से। तो देखो एक चीज़ आपको इसमें बहुत क्लियर अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है कि पर्टिकुलर आइटम का जो मार्क प्राइस है ना वो सेम है। यानी दोनों के लिए पहली एक चीज़ तो पक्की है कि दोनों के लिए जो मार्क प्राइस है वो कैसी होने वाली है, सेम होने वाली है। बराबर समझने की ट्राई करना, क्योंकि पर्टिकुलर आइटम यानी आइटम 2 की बात हो रही है, ये भी आइटम 2 बेच रहा है, ये भी आइटम 2 बेच रहा है, तो दोनों का मार्क प्राइस तो सेम होने वाला है क्योंकि ये हमें नोट में दिया है, जबकि हमारे पास दोनों की सीपी का रेशियो दिया है। तो एक काम करें, देखो हमारे पास दोनों की सीपी है, तो अगर मैं पहले वाली की सीपी को 17x मान के चलता हूं, समझने की ट्राई करना। ये पहले वाले का सीपी है वो 17x से सुनना। आप बोलोगे हाँ सर ये हमारे दिमाग में क्लियर है, एक काम करो इधर लिखने दो क्योंकि जगह कम पड़ेगी, है ना। इसकी सीपी को हमने मान लिया है 17x से, देखते जाना। डन, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये वाले को बेचने पे S% का फायदा होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसका सेलिंग प्राइस होगा 100 प्लस S के नीचे 100 बनेगा। ये क्या बना, तो दिस इज नथिंग, ये आपका सेलिंग प्राइस बना। किसका, आइटम 2 को बेचने का। सेलर ए जब आइटम 2 को बेचेगा ना तो उसका सेलिंग प्राइस ये होगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो यहाँ प्रॉफिट का परसेंट है वो ऐसे, अगर मैं बोलता हूँ 10% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस का 110% होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ। ये आपको सेलिंग प्राइस मिला। अब देखो मैं सेलिंग प्राइस से क्या कर सकता हूं पता है, डिस्काउंट का यूज करके मार्क प्राइस निकाल सकता हूं। आप बोलो सर हाँ कैसे, देखो तो आप मुझे बताओ कि सेलर ए है वो आइटम 2 पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 32% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर मैं मार्क प्राइस को 100% मान के चलता हूं तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो सेलिंग प्राइस होगी वो 68% होगी। यानी एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये आपका 68% का वैल्यू है। कितने परसेंट का वैल्यू है, 68% का वैल्यू है। तो 100% पे आपको मार्क प्राइस मिलेगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो ये 68% का वैल्यू है तो 68 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज नथिंग, ये आपको क्या मिला, तो ये सेलर ए के लिए आइटम 2 का मार्क प्राइस मिला। क्या बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर हाँ। देखना बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। सेम चीज आप किसके लिए कर सकते हो, आइटम 2 सेलर सी के लिए भी कर सकते हो, और इन दोनों को हम क्या करेंगे पता, इक्वल कर देंगे, क्योंकि मार्क प्राइस पर्टिकुलर आइटम का सारे सेलर के लिए कैसा है, सेम दिया है ना। खत्म। चलो तो अब देखो इसकी अगर हम क्या करते हैं,
कॉस्ट प्राइस को 21x मान लेता हूं। अब इधर देखना, इस पे कितना फायदा हो रहा है, तो इस पे फायदा हो रहा है 2s माइनस 4 का, तो 100 के अंदर ऐड करेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर 100 प्लस 2s माइनस 4, इनको ऐड करेंगे और डिवाइड में कितना बनेगा 100। डन। ये आपको क्या मिला, तो ये आपको सेलिंग प्राइस मिला है किसका, आइटम 2 का, सेलर सी का, बराबर। अब इसके अंदर आप देखोगे तो देखो क्या हो रहा है पता है, तो इसमें आपको 16% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 84% होगा, यानी एक्चुअली में ये 84% की वैल्यू है। तो 100% पे आपको क्या पता चलेगा, तो आप बोलोगे 100 इंटू 100/84 पे आपको क्या पता चलेगा, मार्क प्राइस पता चलेगी। और लॉजिकली ये दोनों कैसे है, इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि मार्क प्राइस है ना वो पर्टिकुलर आइटम का सेम होता है, तो इसका जो मार्क प्राइस होगा वही इसका होगा। चलो कोई फायदा, तो 100 मस्त कैंसिल हो गया, ये x भी मस्त कैंसिल हो गया, 17 से काट लेंगे वहाँ 17 इंटू 4 देख लेना, 21 से काट लेंगे तो 21 इंटू 4, अरे वाह ये 4 भी कट जाएगा, ये 100 भी कट जाएगा, खत्म। तो बचा कितना, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 100 प्लस s, और राइट साइड में कितना बचेगा, तो 100 में से 4 जाएगा तो 96 प्लस 2s का वैल्यू बचेगा, तो s बराबर कितना आएगा, तो 100 में से 96 जाएगा तो s का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। इज इट गिवन, यस। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना पहला ही क्वेश्चन मैं बिल्कुल इजी नहीं बोलूंगा, बस आपको ये समझना था। बताओ क्या बात क्लियर है, डन। चलो ये आप कर सकते थे बहुत आराम से, देखना पहला तरीका मेरे दिमाग में तो ये आ गया। अब मान लो कोई बच्चा सोचता है कि सर एक काम करे, तो वो आपका एक गोल्डन रिलेशन है सीपी एमपी का, सीपी डिवाइड में एमपी होता क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, याद है। तो वो कंसेप्ट का यूज़ करके करे तो उस कंसेप्ट से भी हम जा सकते थे। देखो देखना है, चेक कराओ एक बार, आप बोलोगे यार सर उनसे एक बार चेक करो, चलो इधर देखते जाना है ना। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, सेलर ए की बात करते हैं, देखते जाना। चलो सेलर ए के लिए समझना, मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका सॉल्व करने का दूसरा तरीका देख रहे हैं ना। चलो तो सीपी अपॉन एमपी का रेशियो, तो इधर एक काम करो, सीपी तो देखो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कितनी है पता है, तो पहले वाले का जो सीपी है वो 17 पार्ट है, तो लिख दो 17x। नीचे एमपी अपने को पता नहीं है, अब ऊपर बनेगा 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, तो इधर देखना 100 माइनस डिस्काउंट कितना होगा, तो 100 माइनस 32 होगा ना, तो आई थिंक आप बोलोगे सर ये सीधा 68% होगा, है ना, देखते जाना। और नीचे बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट है वो एस है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ऐसा सेम आप सेलर क्या कर सकते हो, सेलर सी के लिए निकाल सकते हो, तो उसका कॉस्ट प्राइस है 21x, मार्क प्राइस अपने को पता नहीं है तो उसको हमने एमपी मान लिया। अब उसके लिए देखो ये कितना आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, तो 100 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 84, और नीचे कितना बनेगा, तो नीचे बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे वो सर 2s माइनस 4 दिया है, तो दैट इज गिवन 2s माइनस 4। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे बराबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलो अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या कर लेंगे, ये दोनों की मार्क प्राइस सेम है, तो ये जो एमपी होगा वही एमपी ये भी होने वाला है। तो एक काम कर ले, मुझे एस निकालना है तो मैं क्या करूं पता है, बेटर होगा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं, ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। देखो 1 को 2 से अगर हम डिवाइड करने की ट्राई करेंगे तो देखो थोड़ा फ़ायदा क्या होने वाला, फ़ायदा बहुत होगा, ये एमपी दोनों की सेम है कैंसिल हो जाएगी, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 17 इंटू 4 हो जाएगा 68, ये 21 इंटू 4 हो जाएगा 84, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, इधर सब कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, सामने चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर बनेगा 96 प्लस 2s बनेगा, डन। और ये आपका जो न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर नीचे आएगा और उसको मैं सामने ले लूँ तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बनेगा 100 प्लस s, तो s का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, देख लो, है ना, मस्त तरीका है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते थे, डन। तो एग्जाम के टाइम पे देखो आपके दिमाग में क्या चीज़ें निकल के आती है, बाकी बहुत इजी है। और कंसेप्ट मैंने ये वाला यूज़ किया है, भाई कोई बच्चा अभी भी कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, तो 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट, भूल गए हो, है क्लियर,
डन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। तो आई होप पहला क्वेश्चन सारे बच्चों के दिमाग में क्लियर है। एक बहुत बढ़िया सेट बोलेंगे। और देखो भाई, SBI PO मेंस 2017 की एग्जाम में पूछा है, तो सेट में कुछ तो होगा, है ना। चलो तो बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की और देखते जाना क्या बोला है। फॉर सेलर डी के बारे में बात हो रही है। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2, डी के बारे में बोल रहे और आइटम 2 के बारे में बोल रहे, एंड दैट ऑफ आइटम 3। ये 2 का और 3 का दोनों सेम सेलर है, सेलर डी के लिए बोला। आइटम 2 का सेलिंग प्राइस और आइटम 3 के जो सेलिंग प्राइस है ना, उनका डिफरेंस 420 दे के रखा है। ओके डन, देख लेंगे। इफ द सम ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 एंड आइटम 3 बाय द सेम सेलर इज 6000। अच्छा, दोनों की मार्क प्राइस का सम कितना दिया है? 6000 दिया है, ध्यान रखना। ओके चलो, तो बोला क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 इज अ व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ आइटम 3 बाय द सेम सेलर। अच्छा, यानी कि दोनों की मार्क प्राइस के बीच में कंपैरिजन करना है कि 2 का जो मार्क प्राइस है वो 3 के मार्क प्राइस से कितना कम या तो ज़्यादा है परसेंटेज में। और आगे कुछ बोला है कि सेलिंग प्राइस है ना आइटम 2 का, वो बड़ा है किन से? दैट ऑफ आइटम 3। चलो अब कहाँ से शुरू करेंगे बताओ। तो मेरे पास तो देखो एक रास्ता ये है कि हमारे पास देखो दोनों की मार्क प्राइस का टोटल 6000 दिया है। चलो तो क्या करें, दोनों की मार्क प्राइस को मान ले। अब आप बोलोगे सर दोनों की मार्क प्राइस सेम नहीं होगी, नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर आइटम का मार्क प्राइस सेम होता है। ये तो आइटम बदल गया, इधर आइटम 2 है, इधर आइटम 3 है। समझने की ट्राई करना है ना। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है तो पहले तो दिमाग से ये हटा दो। ओके चलो, तो अब करेंगे कैसे बताओ। तो एक काम करें, 100 मान के चले। अब देखो 100 मान के करने जाएंगे तो भी दिक्कत कहाँ आएगी, दोनों को 100 नहीं मान सकते। तो एक काम करो और इजी बनाते, पहले वाले की मार्क प्राइस को मान लो 100x, दूसरे वाले की मार्क प्राइस को मान लो 100y। मेरे हिसाब से ये थोड़ा इजी हो जाएगा। और आई थिंक हमने देखो लास्ट 1-2 सेशन में ये मेथड पे मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाए। दोनों की MP को मान लिया तो सब में से 2-2 जीरो हटा दूं तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है ना वो 60 बन के निकलेगा। इक्वेशन नंबर 1 आप बोलोगे बराबर। अब देखो हम दोनों की सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब आपको मुझे बताना है कि आइटम 2 के ऊपर देखो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 28% का मिल रहा है। तो इस पे 28% का डिस्काउंट मिलेगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 72x आएगा, है ना। और इस पे 16% का डिस्काउंट मिलेगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 84y आएगा। ये दोनों का सेलिंग प्राइस आया और ये दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में 420 दिया है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, अपने को पता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए देखो इन्होंने क्वेश्चन में ब्रैकेट में कुछ लिख के दिया है कि पहले वाले का जो सेलिंग प्राइस है ना वो दूसरे वाले से ज़्यादा है। यानी पक्का हो गया कि 72x का वैल्यू है ना वो 84y से बड़ा होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन एज अ 420। देख लो, बात समझ में आई। अब एक काम करो, अगर ऑब्जर्वेशन करते हो तो मुझे सब में 12 कॉमन निकल रहा है, तो 12 को हटा दूँ तो 12 से काट लेंगे तो 6x, 12 से काट लेंगे तो 7y, और 12 से काटेंगे तो 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन आ गए। क्या मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो मुझे x और y दोनों मिले, और x और y दोनों मिल जाएगा तो आपको जो चाहिए वो आराम से मिल जाएगा ना। चलो तो एक काम करो, इधर देखो 6x माइनस 7y को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, है ना, इसको कुछ टच नहीं करते। और ऊपर वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7x प्लस 7y और 7 इंटू 6 42 यानी कि 420 हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। चलो फ़ायदा कुछ होने वाला है तो मेरे हिसाब से फ़ायदे की बात करें तो बहुत इजीली निकाल लेंगे, ये दोनों कैंसिल। ये 13x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 13x का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, 420 में 35 जोड़ो तो आप बोलोगे सर 455 होगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो x का वैल्यू निकलेगा x 13 इंटू 3 39, बचेगा 6 और 5 13 इंटू 5 65, तो x का वैल्यू निकल के आया 35। डन। अब x अगर आपको 35 मिल रहा है तो आई थिंक यहाँ से y का वैल्यू कितना मिलेगा, तो y का वैल्यू है वो आपको 25 मिल जाएगा। देख लो, खत्म। चलो x 35 मिल गया है, y आपको कितना मिल गया, 25 मिल गया। तो अब क्वेश्चन में बोला क्या है, आइटम 2 का मार्क प्राइस है वो आइटम 3 से कितना परसेंट मोर और कम है। चलो तो आइटम 2 की मार्क प्राइस को हमने 100x माना था ना, तो x 100x और 100y का रेशियो ले ले
तो वो तो 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा x और y का रेशियो ले ले। तो इधर देखो x/y का रेशियो कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे 35 और 25 का रेशियो बनेगा 7:5। तो इनको देख के लग रहा है परसेंटेज मोर मिलेगा। कैसे? ऊपर दोनों का डिफरेंस 2, नीचे छोटा वैल्यू 5 और 2/5 आप बहुत अच्छे से जानते हो कितना, 40% ज़्यादा होगा। वैल्यू निकालने की ज़रूरत कहाँ थी भाई, देखो ना सीधा हो जाएगा। और मान लो कोई बच्चा निकालेगा तो इसका मार्क प्राइस 3500 आएगा, इसका मार्क प्राइस 2500 आएगा, तो 3500 है वो 2500 से ज़्यादा है, तो परसेंटेज मोर आप आराम से निकाल दोगे। ओके डन। तो मुझे लग रहा है ये दूसरा वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी देखो भाई पीओ मेंस का सेट है ना, तो कुछ तो होगा, है ना। लेकिन इतना है कि जो कंसेप्ट्स आपने प्रॉफिट लॉस में पढ़े हैं अगर वो अच्छे से आते होंगे, एक आपके अंदर वो वेरिएबल लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्किल होगी, तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे। बताओ क्लियर? डन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट में तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखो हर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है ना। चलो आते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोला है देखना। एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 2 बाय सेलर ए और बी। चलो ए और बी की एसपी का एवरेज है वो 3888 है। तो एक काम करो टोटल निकाले, तो आगे क्यों पढ़े, तो ए प्लस बी का टोटल कितना आएगा, चलो इसको 2 से गुना करो ना, 8 2 16, 16 और 1 17, 16 और 1 17, 3 और 3 6 और 1 7, 776। ये ए और बी दोनों की सेलिंग प्राइस का टोटल आ गया। सिमिलर वे सेलर बी और सी का जो आपको एवरेज दिया है ना वो कितना है, 4320 है। तो वहाँ से बी और सी का टोटल मिलेगा। आप बोलोगे सर हाँ, तो बी और सी का टोटल कितना मिलेगा, तो 400 का डबल 800 और 864 864 और उसके पीछे 0। ये बी और सी दोनों की सेलिंग प्राइस का टोटल मिला है। और किसकी बात हो रही है पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट आइटम 2, पर्टिकुलर आइटम की बात हो रही है, ध्यान रखना आइटम 2 की। तो एक चीज़ आप अच्छे से जानते हो कि अगर पर्टिकुलर आइटम की बात होती होगी तो मार्क प्राइस सबका सेम होगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। ओके आप बोलोगे सर बराबर है। और क्या बोला है, तो आपको बोला है फाइंड द एसपी ऑफ आइटम 2 बाय सेलर सी। तो सेलर सी का जो आइटम 2 है ना, यस इसका सेलिंग प्राइस आपको ढूंढना है। चलो बताओ क्या करेंगे, बताइए क्या कर सकते हैं। ये आपको सेलिंग प्राइस दी है ना। चलो आपको किसका वैल्यू निकालना है पता, सेलर सी, ये सी का वैल्यू निकालना है। क्या कर लेंगे बताओ, तो हमारा काम इजी होगा। तो देखो मैं तो समझता हूं एक काम करो, अगर टेबल में नज़र डालता हूं तो मेरे पास देखो डिस्काउंट का परसेंट किसका है पता है, एक ए का है और एक सी का है ना। अब आपको पता है कि दोनों की मार्क प्राइस कैसी है, सेम है। तो अगर इसकी मार्क प्राइस को मैं एक्स मानता हूं, सुनना, तो इसकी मार्क प्राइस भी एक्स होगी। आप बोलोगे बराबर। अब इसके ऊपर देखो 32% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 68% ऑफ एक्स होगा, देखते जाना। और इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वो होगा 84% ऑफ एक्स होगा। ये किसका सेलिंग प्राइस आया, तो आप बोलोगे सर ये ए के लिए आइटम 2 का और ये सी के लिए आइटम 2 का, दोनों का सेलिंग प्राइस आया। अब दिक्कत क्या है, तो हमारे पास देखो ए और सी का वैल्यू यहाँ टोटल में नहीं है। टोटल में या तो ए और बी है और बी और सी है। तो एक काम कर ले, इजी बनाते हैं। तो मैं क्या कर लूँ पता है, ये इक्वेशन 2 मानो इसको इक्वेशन देखो, क्योंकि बी परेशान कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से बी को कैंसिल कर लूँ तो हमें ए और सी के टर्म में रिलेशन मिलेगा, और यहाँ पर ए और सी दोनों के परसेंटेज पड़े हैं, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। डन। तो क्या कर लूँ, तो बेस्ट ये होगा इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। तो 2 में से अगर 1 को माइनस कर लूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो मेरा आंसर बनेगा C माइनस ए बराबर कितना बनेगा, इधर देखो 8640 में से क्या करना है, 7776 को माइनस करना, इधर देखना माइनस का 6 यानी ये बनेगा 4, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 यानी ये बनेगा 6, ये बनेगा कितना आपका, तो आप बोलोगे सर ये 85 यानी ये बनेगा 864। डन। ये क्या बना, दोनों की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बना है। अब इधर देखो दोनों की सेलिंग प्राइस उधर आपके पास परसेंटेज में पड़ी है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा पता है, तो आई थिंक 70, यानी कि 14 और 2 16,
यानी कि 16% ऑफ x है ना, इसका जो वैल्यू है ना, यही क्वेश्चन में आई थिंक दे के रखा है, दिस इज 864। देखो बहुत ईजी बना दिया क्वेश्चन को। क्या बात समझ में आई? b अपने को परेशान कर रहा था तो b को हमने कैंसिल कर दिया 2 में से 1 को माइनस करके। आई थिंक उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। बस खत्म है। तो आई थिंक देखो ये 16 से पक्का कटना चाहिए। काटो तो भाई, 16 इंटू 5 कितना 80 और 16 इंटू 4 तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? तो आप बोलोगे सर 5400 आएगा। चलो पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई। डन। अभी आंसर नहीं आया, ये तो अपने को मार्क प्राइस मिली है, ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, किसका सेलिंग प्राइस निकालना है पता है? तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है आइटम 2 का, सेलर सी का। ये सी का वैल्यू चाहिए, है ना। चलो तो अब आपको पता है कि मार्क प्राइस कितना आया, 5400 आया है। देखना अब 5400 के ऊपर आपको पता है ना कि सी कितना 16% का डिस्काउंट देती है। तो आपको क्या करना है, इस पे अगर 16% का डिस्काउंट देंगे तो बचेगा कितना? तो 5400 है ना, उसका कितना? तो आप बोलोगे सर 5400 है, उसका कितना? 86% होगा। वही तो मेरा आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? डन, खत्म हो गया। और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। इधर देख लो। और पीछे वैसे लॉजिकली सोचो तो 6 इंटू 4 24 का 4 आना चाहिए ना, तो दिक्कत वाली बात है। फाइंड द एसपी ऑफ आइटम 2 बाई सेलर सी। आइटम 2 बाई सेलर सी 86 नहीं आएगा ना, 84 आएगा। लिखने में गलती कर रहे, एक सेकंड 84% आएगा। ओके चलो, कोई फायदा होने वाला है तो आप बोलोगे सर देखो 2 2 0 कट रहा है, और 4 इंटू 4 पीछे 16 का 6, पीछे 16 के 6 वाले 2 ऑप्शन है। तो थोड़ा देखो, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो थोड़ा समझो। इसको 50 मानो, इसको 80 मानो, तो 50 इंटू 80 4000, यानी मेरा आंसर 4000 से बड़ा और पीछे 6 आना चाहिए। तो रिस्क लेना हो तो आप थोड़ा ऐसे सोच के ले सकते थे। और मान लो कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर इतना कैलकुलेशन करने के बाद मैं काहे को रिस्क लूँ, है ना, तो फिर आप क्या करो, सिंपली क्या करो, 84 54 का मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा। तो पहले क्या करो, देखो 84 है ना, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4200 आएगा, है ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 आएगा, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा 4200, और 84 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 चौक 32 और 16, तो आप बोलोगे 32 और 16, 320 में 16 ऐड करेंगे तो 336, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 4536 बनेगा एग्जैक्ट आंसर। बोलो क्लियर? डन। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है ना, तो अपने आप में काफ़ी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो चलते हैं नेक्स्ट में, चौथे क्वेश्चन के ऊपर देखते जाना। एक एक क्वेश्चन हट के दिए हैं, है ना, 5 क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं, 40 से 44 बराबर है। चलो अब बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 1 एंड 3 बाई सेलर ई। चलो देखते जाना, ये सेलर ई है ना, इसका आइटम 1 ये, और दूसरा कौन है? आइटम 3। ये दोनों की एसपी का रेशियो आपको दिया है 5:6 दिया है। ओके बढ़िया, चलो आगे। इफ द सेलर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹25% विच इज ₹750 ऑन अ आइटम 1। अच्छा देखो, यहां से कुछ मिलने वाला है। क्या बोला है पता है? कि सेलर को जो प्रॉफिट होता है ना वो 25% का है, जिसकी वैल्यू कितनी दी है? 750 दी है, और आइटम 1 के लिए बोला है। तो इसका मतलब मैं सीधा बोल सकता हूं कि ये जो 750 है ना वो 25% का वैल्यू है। क्या मैं ऐसा सीधा बोल सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर ये पक्की बात है कि 750 है वो 25% की वैल्यू है। तो एक काम करो, 100% पे आपको सीपी मिलेगा, लेकिन सीपी लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में देखो एसपी का रेशियो दिया है। तो एक काम करो, एसपी कितनी होगी? 125% होगी। आप बोलोगे सर हाँ, तो देखो ये एसपी की वैल्यू कितनी मिलेगी, इनसे काट लेंगे 5, तो 75 का 5 गुना 375, तो ये 3750 क्या बना? तो दिस इज नथिंग, दिस इज द एसपी। किसका? तो आइटम 1 के लिए आपको एसपी मिला। डन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब एक काम करो, आगे क्यों पढ़ते हो? आगे देखो, एक रिलेशन आपको क्वेश्चन की शुरुआत में क्या दिया है पता है? कि SP1 आइटम 1 का सेलिंग प्राइस, और दूसरा जो SP है ना वो कौन सा है? आइटम 3 का सेलिंग प्राइस। इन दोनों की SP का रेशियो इन्होंने दिया है, दैट इज गिवन एज अ 5:6। तो एक काम करें, देखो आइटम 1 का सेलिंग प्राइस तो आपको 3750 अभी मिल गया है, तो यानी 5 पार्ट की वैल्यू ही तो 3750 है।
तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर एक पार्ट की वैल्यू होगी वो 750 होगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 750 होगी तो 750 का 6 गुना, तो 750 का डबल 1500 और 1500 का 3 गुना 4500। कितना बढ़िया हुआ, देखो दोनों की सेलिंग प्राइस आपको मिल गई। डन, आप बोलोगे बराबर है। चलो आगे पढ़ो। और दूसरा क्या बोला है? एंड 20% ऑन आइटम 3। अच्छा, आइटम 3 के ऊपर देखो क्या बोला है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर बोला है कि सेलर अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25% विच इज 750 ऑन आइटम 1 एंड 20% ऑन आइटम 3। आइटम 3 को बेचने पे 20% का फायदा हो रहा है। तो अब इधर देखो आपके पास आइटम 3 का देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 4500 है, और 4500 में बेचने पे 20% का फायदा हो रहा है। तो आपको बोला है टोटल प्रॉफिट बाय सेलिंग द आइटम 1 एंड 3 टुगेदर बाय द सेम सेलर। तो आपको दोनों आइटम को बेचने पे सेलर को कितना प्रॉफिट होता है वो ढूंढना है। चलो तो देखो पहले वाले का तो प्रॉफिट आपको पता ही है 750 है, तो दूसरे वाले का प्रॉफिट हम कैसे ढूंढेंगे? तो इधर देखो दूसरे वाले का जो सेलिंग प्राइस है वो 4500 है, और 4500 में आपको पता है कि 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी कि ये एक्चुअली में 120% का वैल्यू है। तो 20% पे आपको क्या पता चलेगा? तो 20% पे आपको ये पता चलेगा कि आइटम 3 को बेचने पे कितने का प्रॉफिट होगा। और कोई बच्चा फ्रैक्शन बनाना चाहता है तो भी चलेगा। देखो 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, यानी 5 को अगर मैं कॉस्ट प्राइस मानूंगा तो ऊपर वाला एक प्रॉफिट होगा, यानी सेलिंग प्राइस 5 और एक 6 पार्ट होगी। तो ये 6 पार्ट की वैल्यू है, तो एक पार्ट पे आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे करोगे तो भी टेंशन नहीं है ना? आपको मैंने हर लेवल पे ट्रेन किया है। चलो तो 20 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, सॉरी 5 कहाँ आएगा, माफ़ करना भाई, अब भी गलती कर देते, 6, और 6 से काटेंगे तो 45 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 750। तो पहले वाले का प्रॉफिट भी 750, दूसरे वाले का भी 750, तो दोनों का मिला के टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो 750 750 कितना होगा? आप बोलोगे सर 1500 रुपया होगा। बोलो क्लियर, डन। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चले आगे, ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट, ओहो, चलो पढ़ो आराम से। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 3 इज ₹60 फॉर ऑल द सेलर्स। अच्छा, सारे सेलर के लिए आइटम 3 है ना, उसका कॉस्ट प्राइस कैसा है? 60 रुपीज़ है, यानी कि सेम है। एंड ऑल ऑफ देम मार्क द सेम प्रोडक्ट एट 66 सही 2/3% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब सब लोगों ने क्या किया है? तो सारे आइटम 3 को पांचों पांच सेलर ने क्या किया है? 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। तो 2/3 अबो, हायर का मतलब ज़्यादा मार्क किया है कॉस्ट प्राइस से। तो इसका मतलब देखो कॉस्ट प्राइस 60 है, तो 60 का अगर मैं 2/3 निकालूंगा तो आई थिंक ये बनेगा 40, यानी कि 40 रुपया अबो मार्क किया है। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 60 रुपया होगा ना, तो मार्क प्राइस होगा ना वो हर एक के लिए 100 रुपया होगा। मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ ना। सबका सीपी कितना है? 60 है, तो सबका एमपी कितना होगा? 100 होगा। देन टू गेट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹80 बाई ऑल द 5 सेलर्स। टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? 80 रुपये का चाहिए। किसका? देन टू गेट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹80 बाई ऑल द 5 सेलर्स आफ्टर सेलिंग द आइटम 3, what is the minimum discount should be provided by the seller on the item 3? आइटम 3 के ऊपर सेलर ई को कितना मिनिमम डिस्काउंट देना पड़ेगा? चलो आइटम 3 के ऊपर सेलर ई का ये डिस्काउंट है ना, इसका वैल्यू आपको ढूंढना है। चलो बताओ। अब आप मुझे ये बताओ, इधर देखना कितने हैं? तो आई थिंक आप बोलोगे टोटल देखो 5 सेलर है, बराबर। अब आपको पता है कि हर एक आइटम के देखो हर एक सेलर के लिए आइटम का कॉस्ट प्राइस 60 रुपया है। तो आप मुझे बताओ टोटल सीपी कितना होगा? तो एक का 60 रुपया होगा, तो 5 सेलर का 60 × 5 300 रुपया होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। अब एक काम करेंगे, यहां से आपको टोटल एसपी मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो आपको क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि आपको टोटल पांचों पांच को बेचने पे 80 रुपये का फायदा होना चाहिए। तो आपकी जेब में 380 रुपये आने चाहिए। यही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला है टू गेट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹80 बाई ऑल द 5 सेलर्स। पांचों सेलर को मिला के 80 रुपये का फायदा कमाना है। तो पांचों सेलर ने
5 आइटम को 300 में खरीदा होगा तो पांचों सेलर की जेब में मिला के 380 रुपये आने चाहिए। तो बोला क्या है, इधर कितना डिस्काउंट देना चाहिए। चलो अब इधर देखो, आपके पास हर एक का मार्क प्राइस पड़ा है, तो इधर देखते जाना। ये भाई क्या करता है, 100 रुपये के ऊपर 36 का डिस्काउंट देता है, देखते जाना। तो अब मैं एक एक का सेलिंग प्राइस लिखते जाता हूँ, देखते जाना। चलो तो पहले वाला 100 रुपये के ऊपर 36 का डिस्काउंट देगा तो 64 में बेचेगा, ये पहले वाले का सेलिंग प्राइस। दूसरा वाला 100 पे 33 का डिस्काउंट देगा तो 67 में बेचेगा। तीसरा वाला 100 के ऊपर 14 का डिस्काउंट देगा तो 86 में बेचेगा। और चौथा वाला क्या करेगा, 100 पे 16 का डिस्काउंट देगा तो 84 में बेचेगा। तो पांचवा वाला कितने में बेचेगा। तो SP ऑफ E क्या यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ सर आराम से निकालेंगे। चलो तो मुझे बताओगे तो SP ऑफ E का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 380 है ना, उसमें से फटाफट ये सबके टोटल को माइनस कर दूंगा। इधर देखना, तो 84 और 86 और 84 ये दोनों मिला के हो जाएंगे आपके 150। देखते जाना, अब 150 में 84 को जोड़ देंगे तो आई थिंक ये बनेगा 234। और 234 के अंदर क्या करेंगे, 67 को जोड़ देंगे तो आई थिंक दिस वैल्यू वुड बिकम, ये आपका बनेगा 301। पक्का। तो 380 में से 301 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 79। इसका मतलब क्या हुआ कि ई ने आइटम 3 को कितने में बेचा होगा, 79 में बेचा होगा। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, तो हमें तो क्वेश्चन में चाहिए मिनिमम कितना डिस्काउंट उसने दिया होगा। तो आप मुझे बताओ, 79 में बेच रहा है, इसका मतलब क्या समझना, जिसके ऊपर मार्क प्राइस 100 है उसको वो 79 में बेचेगा। व्हाट डज इट मीन, उसके ऊपर ये भाई साहब ने 21% का मिनिमम डिस्काउंट दिया होगा। सो माय फाइनल आंसर वुड बी 21%। सुपर डुपर क्वेश्चन है, देख लो। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। मैं तो समझता हूँ सेट है ना, एक वन ऑफ द बेस्ट सेट है आज के सेशन का। मज़ा आया एकदम। कल भी हम लोगों ने देखो बोट एंड स्ट्रीम पे एक बहुत अच्छा सेट देखा था, टाइम एंड वर्क के ऊपर भी एक बहुत अच्छा, मिक्सचर के ऊपर भी एक खतरनाक सेट देखा था, याद है। वैसा ही ये एक परफेक्ट सेट है, अपने आप में बताता है कि हाँ ये PO मेंस लेवल है ना। चलो क्या करें, बड़े आगे। बस कंसेप्चुअली क्लियर होना ज़रूरी है, बाकी आप आराम से बना लोगे। और क्वेश्चन ये जो है ना, ये पूरा गेम है ना, वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है, कंसेप्ट्स आते हैं, आराम से बना लोगे, है ना। क्लियर, डन। चलो आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट लो, ये तो ख़त्म हो गया, अब वापिस एक नया सेट चालू हुआ है। चलो पहले तो एक काम करो, इसको आराम से पढ़ो, मैं थोड़ा समय दूँ आपको, आधा 1 मिनट का, फिर हम शुरू करेंगे इसको, है ना। चलो पढ़िए फटाफट। कौन सा कंसेप्ट है पता है, मुझे देख के तो लग रहा है एवरेज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई तेरे को, चलो छोड़ो। एवरेज का कंसेप्ट है पूरा। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो एक बार पहले आराम से पढ़ो समझो। टेबल है, RBI ऑफिसर ग्रेड बी 2015 की एग्ज़ाम में पूछा गया सेट है, सुनना और बराबर समझना, है ना। चलो रिफर टू द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ओके, पहले एक काम करो, नोट पढ़ने से पहले टेबल को समझ लो। डेटा रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ 6 बैट्समैन इन अ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में जो 6 बैट्समैन है ना, उसके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग डेटा दिया है। ये बैट्समैन का नाम है MNOPQR। ओके, टूर्नामेंट में हर बैट्समैन कितनी मैच खेला है, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन टूर्नामेंट। ये 22 मैच खेला है, ये 18 खेला है, इसकी वैल्यू मिसिंग है, और ये 24 मैच खेला है। फिर बोला क्या है कि एवरेज रन्स स्कोर्ड इन द टूर्नामेंट।
पर्टिकुलर बैट्समैन का जो एवरेज रन है ना वो टूर्नामेंट का दिया है। इसका मतलब क्या समझेंगे पता है कि अगर एम है ना वो टूर्नामेंट में 22 मैच खेला है और ये 22 मैच का जो एवरेज है ना वो 56 है, तो यहाँ से आप क्या ढूंढ सकते हो पता है, एम ने टूर्नामेंट में टोटल कितने रन बनाए होंगे वो मिल सकता है, आराम से मिलेगा ना। कैसे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल रन मेड बाई एम इन होल टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट के 22 मैच में एम ने कितने रन बनाए होंगे ना उसकी वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी, है ना। आप बोलोगे सर हाँ। तीसरा क्या बता, चौथी कॉलम बताती है टोटल बॉल्स फेस्ड इन द टूर्नामेंट। तो ये टूर्नामेंट में पर्टिकुलर बैट्समैन ने कितने टोटल बॉल फेस किए, जो बॉलर बॉलिंग डालेगा ना तो जो बॉल फेस करेगा ना उसकी वैल्यू दी गई है। ये दोनों वैल्यू मिसिंग है, लेकिन ऐसा बोला है कि ओ नाम का बैट्समैन है वो 900 बॉल फेस करता है, पी नाम का बैट्समैन है वो पूरी टूर्नामेंट में 1200 बॉल फेस करता है, यानी 1200 बॉल खेला होगा ऐसे। और लास्ट में दिया है स्ट्राइक रेट। देखो ये थोड़ा नया है इन द टूर्नामेंट। अब ये एक नया वर्ड आ गया, तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी डीआई के अंदर कोई भी अगर नया वर्ड आए तो आप डरो मत। ठीक है, आप क्रिकेट के फैन हो, आपके पास स्ट्राइक रेट का नॉलेज है, वो 2 नंबर की बात है, बट सबके पास तो होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो ऐसे सेट में एग्जामिनर आपको क्या करके देगा, कोई भी नया वर्ड होगा ना तो उसके बारे में वो चीज़ें बता के उसको देना पड़ेगा कि एक्चुअली में स्ट्राइक रेट होता क्या है। तो स्ट्राइक रेट का मतलब आपको कहाँ ये लोग मेंशन करेंगे पता है, आपको क्वेश्चन में नोट दी होगी, तो नोट को पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको स्ट्राइक रेट का डेफिनेशन दिया होगा कि वाकई में स्ट्राइक रेट होती क्या है, बराबर। तो डरो मत। तो ये क्या बताता है कि टूर्नामेंट में बैट्समैन का जो स्ट्राइक रेट है ना वो बताता है, बराबर। यानी आपके पास कितनी मैच खेल रहा है, उसमें एवरेज कितना रन है, टोटल कितने बॉल फेस किए और उसका जो स्ट्राइक रेट है ना वो आपको दे के रखा है। ओके, चलो अब देखो पहली वाली नोट में ही देखो स्ट्राइक रेट इन्होंने दे दिया है कि स्ट्राइक रेट का मतलब क्या होता है। तो टोटल रन्स स्कोर्ड डिवाइड में टोटल बॉल फेस्ड इनटू 100 करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि बैट्समैन का स्ट्राइक रेट कितना है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देने की ट्राई करता हूँ, इधर देखते जाना। मान लो कि भाई विराट कोहली की बात करते हैं कि भाई उसने 100 रन बनाए। कितने रन बनाए? 100 रन बनाए। और उसके लिए ये भाई साहब ने 80 बॉल खेला है, 80 बॉल को फेस किया है। तो अगर आपको विराट कोहली का स्ट्राइक रेट ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे? तो स्ट्राइक रेट ढूंढने का इन्होंने सिंपल फॉर्मूला आपको क्या दे के रखा है कि ऊपर कितने रन बनाए, तो ऊपर रन आएंगे 100, कितने बॉल फेस किए तो 80 इंटू कितना, आप बोलोगे 100। ये सिंपल फॉर्मूले से आप स्ट्राइक रेट ढूंढ सकते हो। इधर देखो 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे तो 25 और 25 इंटू 5 कितना, 125। यानी हम क्या बोलेंगे, विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट होगा वो 125 होगा। डन। और स्ट्राइक रेट का मतलब देखो ऐसा भी तो मैं मान सकता हूं कि स्ट्राइक रेट इज नथिंग, तो स्ट्राइक रेट क्या है, तो दिस इज नथिंग, दिस इज द, ये रेशियो है किसका पता है, दिस इज द रेशियो ऑफ किसका, तो ऊपर आएगा रन, रन डिवाइड में बॉल फेस्ड। रन इज टू बॉल का जो रेशियो होता है, यानी कि उसका जो फ्रैक्शन बनेगा ना वही आपका स्ट्राइक रेट होता है। ऐसा भी हम मान सकते हैं ना, क्योंकि स्ट्राइक रेट का मतलब क्या होता है, ये 100 को मैं नीचे ले लूँ तो ये रन डिवाइड बाय बॉल, यानी कि रन डिवाइड बाय बॉल का रेशियो जो होता है उसी को हम स्ट्राइक रेट बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? डन। तो बस ये चीज़ आपको पहले तो सीखनी है और इसके लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने नोट में दे के रखा है ना, तो बस हमें उसी का यूज़ करना है। इतना आपको समझ में आ गया तो पहला स्टेटमेंट क्लियर है आपके दिमाग में। दूसरे में क्या लिखा है, ऑल द गिवन बैट्समैन कुड बैट इन ऑल द गिवन मैचेस प्लेड बाय देम। अच्छा, ऐसा बोल दिया है कि जितने भी बैट्समैन दिए हैं ना वो सारे बैट्समैन दे कुड बैट, यानी जितनी भी मैच आपको दे के रखी है ना हर एक मैच में उन्होंने बैटिंग की है। यानी ऐसा नहीं है कि वो टूर्नामेंट में 22 मैच खेला है तो 15 मैच में ही उसने बैटिंग की है। इन्होंने बोला है कि 22 मैच खेला है तो 22 के 22 मैच में उसने क्या किया है, बैटिंग किया है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल हाँ। फ्यू वैल्यूज आर मिसिंग इन द टेबल, अ कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू इफ इट इज रिक्वायर्ड। ओके, वो हम देख लेंगे, उसका आप टेंशन मत लो। बस खत्म, इतना समझना था। डन। तो स्ट्राइक रेट एक नया वर्ड है, अगर ये इनको आप अच्छे से पकड़ लोगे तो मुझे पूरा यकीनन भरोसा है आप सेट को बहुत आराम से बिठा लोगे। चलो चले आगे।
तो अब क्या करें, सीधा बेटर होगा आप क्वेश्चन को पकड़ के चालू करो, बिंदास बिना दिमाग चलाए। ओके, चलो तो शुरू करते। पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखना। रन्स स्कोर्ड बाई आर, आर की बात हो रही है, इन द लास्ट 3 मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट आर नॉट कंसिडर्ड। चलो आर के लास्ट के 3 मैच के अगर मैं रन को कंसिडर ना करूँ तो इधर देखो, पहले टेबल में देखो आर के बारे में क्या दिया है। तो आर टूर्नामेंट में 24 मैच खेल रहा है, उसका एवरेज कितना है, 51 है। तो एक काम करो ना, पहले क्या करूँ मैं, आर का टोटल निकाल लूँ। चलो अब एक काम करो, मैं अगले वाले क्वेश्चन, इसी के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ये ऊपर मैंने समझाया है, ये अपना क्वेश्चन है वो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। चलो तो पहले तो 24 मैच के रन बताएंगे। तो टोटल 24 मैच में उसने कितने रन बनाए होंगे, तो आप बोलोगे सर बनाए होंगे 24 इंटू 51, आप बोलोगे बराबर। चलो 24 को 51 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 24 इंटू 50 करो तो 1200, और 24 एका 24 यानी कि 1224, आप बोलोगे बिल्कुल बराबर है। अब ऐसा बोला है कि लास्ट के 3 मैच को अगर हम कंसीडर ना करें, यानी 24 में से 3 मैच को कंसीडर नहीं करेंगे लास्ट वाली, तो कितनी 21 मैच होगी। तो ऐसा होने पे उसका एवरेज स्कोर है ना टूर्नामेंट का, दैट विल डिक्रीज्ड बाय 9। तो पहले एवरेज कितना था, 51 था ना, अब वो 9 से डिक्रीज होगा, डिक्रीज ही होगा ना, हाँ डिक्रीज बाय 9, तो ये 42 हो जाएगा। तो 42 एवरेज किसका होगा पता है, लास्ट की 3 मैच को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, यानी कि 21 मैच का होगा। 24 मैच को अगर कंसीडर करेंगे तो एवरेज 51 हो रहा है, तो 21 मैच का जो एवरेज होगा वो 42 होगा। तो एक काम करो, यहां से आपको दोबारा क्या मिलेगा पता है, तो लास्ट जो 21 मैच है ना उसके रन मिलेंगे। आप बोलोगे हाँ सर कितने मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर 21 इंटू 42, मल्टीप्लाई मत करो, 21 इसमें 21 दो बार है, तो 21 का स्क्वायर 441, तो उसका डबल करो 882। तो मैं एक काम करूं, आपके पास 24 मैच का टोटल है, आपके पास 21 मैच का टोटल है, तो 24 में से 21 के टोटल को माइनस कर देंगे तो ये 2 बनेगा, और 22 और 12, तो 22 और 12 बनेगा 34। तो ये 34 342 क्या आया, तो ये लास्ट वाली जो 3 मैच है ना, लास्ट की 3 मैच है ना उसका टोटल आया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, लास्ट की 3 मैच का जो टोटल आया वो 342 आया। इतना आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, डन, ओके। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है आगे पढ़ो। इफ द रन्स स्कोर्ड बाय आर इन द 22nd एंड 23rd एंड मैच आर बिलो 140। अच्छा क्या बोला है कि 22वीं और 23वीं मैच में जो आर ने रन बनाया है ना वो 140 से कैसा है, बिलो यानी कम है। एंड नो 2 स्कोर्स अमोंग दिस 3 स्कोर्स आर इक्वल, यानी ये लास्ट के 3 मैच के जो रन है ना उसमें से कोई भी 2 के रन इक्वल नहीं है, बराबर। तो आपको बोला क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम, देखना आपको क्या बोला है, क्या हो रहा है यार, आपको ऐसा बोला है मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल रन्स स्कोर्ड बाय आर इन द 24th मैच। 24वीं मैच में आर ने कितने मिनिमम रन बनाए होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो मिनिमम मैक्सिमम के ऊपर। तो अब एक काम करो, देखो 21 मैच तक का तो हिसाब आपको पता है, बची हुई 3 मैच में 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर। तो एक काम करो, आपको ये भी तो पता है ना कि 22वीं मैच का, 23वीं मैच का और 24वीं मैच का, ये तीनों 3 मैच का जो टोटल होगा वो पक्का है 342 होगा। अब आपको क्वेश्चन में ढूंढना क्या है पता है कि 24वीं मैच में उसने कितने मिनिमम रन बनाए होंगे। तो ये 24th मैच के रन निकालने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो 342 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा किसको, तो 22वीं मैच में जो रन बनाए होंगे उसको, और 23वीं मैच में जो भी रन बनाए होंगे उनको माइनस करेंगे, तो पता चलेगा ना कि भाई 24वीं मैच में कितने मिनिमम रन बनाए होंगे। चलो देखना, मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट है तो थोड़ा सोच समझ के काम लेना पड़ेगा। अब आप मुझे ये सोच के बताओ कि अगर आपको इसकी वैल्यू को मिनिमम बनाना है तो पक्का है कि क्या करना पड़ेगा, तो ये 342 में से मैं जो भी 2 लोगों को माइनस कर रहा हूं ना, ये कैसे होंगे तो ये वैल्यू मिनिमम होगी। तो कॉमन सेंस है कि इसको मिनिमम बनाने के लिए जो भी 2 नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना वो मैक्सिमम होने चाहिए। तो आप मुझे बताओ इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन में बोला है क्या
कि ये दोनों मैच में जो रन बनाए ना वो 140 से बिलो होने चाहिए। तो 140 से कम और मैक्सिमम वैल्यू, तो 140 से कम मैक्सिमम वैल्यू में 139 ले सकता हूँ। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल ले सकते हो। तो इसका कितना लेंगे, तो इसका 138 लेंगे। आप बोलोगे सर क्या मैं दोनों को 139 नहीं ले सकता? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में एक इन्होंने कंडीशन और कौन सी दे के रखी है कि कोई भी दो मैच का जो स्कोर है ना वो सेम नहीं है। नो टू स्कोर्स अमोंग दिस थ्री स्कोर्स आर इक्वल। ये तीन में से कोई भी तीन, यानी 22, 23 और 24 का ये जो तीन स्कोर बना है ना उसमें से कोई भी दो इक्वल नहीं होने चाहिए। 140 से बिलो भी रखना है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो पक्का है ये 139 होगा, ये 138 होगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, 342 में से माइनस कर देंगे। बताओ क्या बात समझ में आ गई? तो यानी आपका जो 24वीं मैच का जो रन है ना वो बहुत इजीली निकल के आएगा। देखो बताओ तो कितना आएगा, तो क्या करें सीधा माइनस कर दूं। देखो दो में से माइनस का -7 और -8, 15 का पीछे 5, कैरी 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32, 32 में से 13 जाएगा तो 19, और 19 में से 6 जाएगा तो 5। यानी 24वीं मैच में कितने रन बनाए होंगे पता है? उसने मिनिमम 65 रन बनाए होंगे। तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल रन्स स्कोर्ड बाय आर इन द 24th मैच? तो कितना आंसर बनेगा? 65 बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिनिमा मैक्सिमा के ऊपर आपको खेलना है। क्या बात समझ में आ गई? डन, क्लियर, ओके। अब मान लो यहां पर मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछ लेते तो आपको क्या करना पड़ता कि इसकी वैल्यू को मैक्स बनाने के लिए इनको मिनिमम लेके आपको सोचना पड़ता। ध्यान रखना, बराबर। तो ऐसे आपको थोड़ा सोच समझ के काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मेथड तो ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो करना है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सोच के भी चलनी पड़ेगी। और मिनिमा मैक्सिमम ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को एवरेज चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्या करना है कैसे क्वेश्चन, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे, याद है ना। बस खत्म। चलो क्या करें, बढ़े आगे, क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। यानी देखो अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था पहला ही क्वेश्चन। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखो क्या बोला है। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय ओ एंड क्यू। ओ की बात हो रही है और क्यू की, दोनों जो भी बॉल फेस कर रहे हैं ना उसका रेशियो दिया है 5:3। चलो तो एक काम करो, आपके पास वैल्यू है, हाँ आपके पास देखो 5:3 का रेशियो दिया है ना। उसमें से अगर आप टेबल में देखोगे ना तो आपको पता है कि ओ जो बॉल फेस कर रहा है ना वो 900 है। यानी सीधा पता चल रहा है कि ये 5 पार्ट की वैल्यू है ना वो 900 है। तो एक पार्ट की वैल्यू 180 होगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू है ना वो 540 होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी ये 900 है तो पक्का होगा कि ये 540 होगा। डन। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय क्यू इन द टूर्नामेंट इज अ व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय ओ इन द टूर्नामेंट। तो क्यू ने जो रन बनाए ना वो ओ के रन से कितना % कम है वो आपको ढूंढना है। चलो तो क्या करेंगे बताओ। तो अब देखो पहले तो आपके पास दोनों के, थोड़ा सोचो, आपके पास दोनों के बॉल है। दूसरा आपके पास क्या है पता है, दोनों की स्ट्राइक रेट भी है। तो आप मुझे बताओ कि स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, थोड़ा सोचो, स्ट्राइक रेट है, आपके पास बॉल है, तो क्या मैं ये फॉर्मूले का यूज करके दोनों के रन निकाल सकता हूं? आप बोलोगे सर बिंदास निकाल सकते हो। तो पहला काम क्या किया जाए, फटाफट दोनों के रन निकाल दो, बराबर। अब इधर देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, सबसे पहले आपको क्यू के रन चाहिए, तो फालतू में कैलकुलेशन मत करो, अननेसेसरी कैलकुलेशन मत करो। रन कैसे मिलेंगे, तो बॉल इनटू स्ट्राइक रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, किसका? क्यू का। चलो तो क्यू के लिए बॉल कितने, 540, और स्ट्राइक रेट कितनी है, 140, देखते जाना, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में कितना आएगा, 100। तो इसका मैं रेशियो ले लूँ, यही बेस्ट होगा। किन के साथ, तो सिमिलर वे ओ के साथ। तो ओ के लिए रन कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में 100 आएगा। चलो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 900 आएगा इंटू 110 आएगा, और उसके नीचे कितना आएगा, 100।
यही सबसे बेस्ट तरीका है। फालतू में क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मुझे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है ना, ये इनसे कितना % कम है, तो मैंने दोनों के रन निकालने नहीं गया। चलो फ़ायदा देखो, पहले तो 100 मस्त कैंसिल हो गए और 2 0 भी मस्त कैंसिल हो गए। 9 से मस्त कट रहा है तो आई थिंक 6 पक्का, और 2 से कटेगा तो इधर देखो राइट साइड में बनेगा 55, 2 से कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो 3, तो 14 इंटू 3 कितना होगा 42। तो रेशियो क्या निकला, 42:55 का रेशियो निकला। तो आपको चाहिए परसेंटेज लेस। चलो परसेंटेज लेस कैसे निकालेंगे, ऊपर दोनों का डिफरेंस तो 13, नीचे बड़ा वैल्यू 55 इंटू कितना, आप बोलोगे सर 100, खत्म। चलो नीचे 11 आना चाहिए, सारे ऑप्शन में नीचे 11 है, लेकिन इधर देखो पीछे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 1 एका 1 और 3 0 नहीं आएगा, 5 एका 5 और 9 0 नहीं आएगा, 9 एका 9 और 1 10 0 आएगा, 7 एका 7 और 5 0 नहीं आएगा, 3 एका 3 और, यानी यही 2 आंसर पॉसिबल है, बराबर। तो अब क्या कर ले, तो अब बेटर होगा कि या तो आप क्या कर लो, ये इजी वाले को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो 23 इंटू 11 करके 7 ऐड करने पे क्या 1300 आएगा, तो आई थिंक कोई चांस नहीं है, बराबर। और ऐसा ना करना हो तो नहीं, एक काम करो, 2 2 से काट लो ना, 5 से काटो 20 है ना, और 5 से काट लेंगे 11, यानी 260, 260 के नीचे 11, तो 23 इंटू 11 बनेगा कितना 253, 253 में 6 ऐड करेंगे तो 260, यानी पक्का है कि ऑप्शन ही आएगा, बराबर। और इतना ज़्यादा दिमाग ना चलाना हो तो मैंने बोला वैसे 13 इंटू 20 करोगे तो 13 इंटू 20 करेंगे तो 260, और 260 को क्या कर दो 11 से डिवाइड कर दो। चलो इधर देखो 11 का टेबल, 11 इंटू 2 22, बचेगा कितना 4 और 11 इंटू 3 33, और बचा हुआ 7, 23 सही, 7/11 खत्म आंसर। बोलो क्लियर, डन। मज़ा आया तो आई थिंक, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये स्ट्राइक रेट वाला जो फॉर्मूला है ना, बस आप उसी को पकड़ के चलो, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। बोलो क्लियर हो तो बताओ फटाफट, तो चलते हैं अगले नए क्वेश्चन के ऊपर, है ना। डन है, बस मस्त है, आराम से देखो, मिनिमम चीजें लिखो। आइए एक और क्वेश्चन देखते जाना क्या बोला है। बैट्समैन एम फेस्ड द इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट 11 मैचेस। एम की बात हो रही है, चलो एम इधर है ना। चलो तो अब एम है ना, देखो टोटल 22 मैच है ना, उसमें से ऐसा बोला है कि पहली 11 मैच के अंदर इक्वल नंबर ऑफ ही प्लेड इन द टूर्नामेंट एंड लास्ट 11 मैचेस ही प्लेड इन द टूर्नामेंट। अच्छा, यानी हो क्या रहा है, एम टूर्नामेंट में टोटल जो 22 मैच खेला है ना, उसमें से पहली 11 मैच में उसने जितने बॉल फेस किए ना, उतने ही बॉल उसने क्या किया, लास्ट की 11 मैच में भी फेस किया है। तो दोनों की, ये पहली 11 मैच और लास्ट की 11 मैच, दोनों मैच के अंदर जो टोटल बॉल फेस कर रहा है वो इक्वल है। ओके डन। अब ऐसा बोला है कि पहली 11 मैच का और लास्ट की 11 की मैच का स्ट्राइक रेट उसका दिया है 83 और 71 दिया है। चलो अब इधर देखो, स्ट्राइक रेट आपके पास है, बॉल अपने को पता नहीं है, रन्स तो रन्स के बारे में भी देखो, वो भी हमें पता नहीं है, बराबर। तो आपको बोला क्या है कि टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स फेस्ड बाय हिम इन द टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट में उसने टोटल कितने बॉल फेस किए होंगे, ऐसा पूछा है ना। चलो तो पहले एक काम करो, देखो एम है ना, वो टूर्नामेंट में टोटल 22 मैच खेल रहा है और 56 की एवरेज से रन बना रहा है। तो पहले तुम एक काम करो, टोटल रन बना दूँ, तो आप बोलोगे हाँ सर उसके टोटल रन्स कितने होंगे, तो 22 इंटू 56 होंगे, आप बोलोगे सर बराबर है। चलो तो 22 का टेबल बोले, 22 इंटू 6 132 का 2, कैरी बनेगा 13, 22 इंटू 5 110 में 13 ऐड करेंगे तो 123। तो उसने टोटल कितने रन बनाए होंगे, 1232 रन बनाए होंगे, एम की बात हो रही है, बराबर। चलो अब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एम जो भी 22 मैच खेला है ना, 22 मैच सुनना, उसके अंदर पहली 11 मैच में उसने जितने बॉल फेस किए उतने ही बॉल लास्ट की 11 मैच में भी उसने फेस किए, देखना, बराबर। और दोनों के लिए आपको देखो स्ट्राइक रेट दिया है, पहली 11 मैच का जो स्ट्राइक रेट है वो 83 है। तो एक काम करो, मैं मान लूँ कि पहली 11 मैच में मान लो उसने एक्स बॉल फेस किए, देखना, तो इधर भी उसने क्या किया होगा, एक्स बॉल ही फेस किया होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, बराबर। चलो अब दूसरी चीज़ है, देखो मेरे पास पहली 11 मैच का स्ट्राइक रेट कितना है, 83 है। तो अगर मैं यहाँ 83 रखता हूँ, टोटल बॉल को मैंने x माना है, तो x ऊपर जाएगा, तो 83 x के नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये आपको क्या मिलेगा,
तो आपको मिलेगा 83 के नीचे x 100 करने पे आपको क्या पता चलेगा, ये आपको मिलेंगे रन। किसके रन मिलेंगे पता है? तो उसने पहली 11 मैच में कितने रन बनाए वो मिल गए। क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल समझ में आई। सिमिलर वे आपके पास देखो लास्ट की 11 मैच की स्ट्राइक रेट 71 है, तो अगर मैं यहां 71 पुट करूं, टोटल बॉल को तो हमने x माना है, क्योंकि दोनों जगह क्यों x ले रहे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि पहली 11 मैच में जितने बॉल फेस कर रहा है उतना ही लास्ट की 11 मैच में फेस कर रहा है, तो इधर उधर x होगा तो ये भी x होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 71x के नीचे 100, कितना 71x के नीचे 100, तो ये आपको क्या मिलेंगे, लास्ट के 11 मैच के रन मिलेंगे। ये पहले 11 मैच के रन, ये लास्ट के 11 मैच के रन, और इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, टोटल 22 मैच के रन मिलेंगे, और वो आपको क्वेश्चन में दे के रखा है, दैट इज गिवन 1232। वाह, खत्म। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बराबर है। चलो फटाफट सॉल्व करें, तो 8 और 7 15, 154x होगा, तो 154x के नीचे कितना आएगा 100। अब एक काम करो, 1232 को एक काम करो वापस 52 इंटू 56 लिखो, क्योंकि अदरवाइज काटने में दिक्कत आएगी, है ना। चलो अब देखो, सीधा देख के पता चल रहा, 22 का टेबल है 22 इंटू 7, अरे वाह 7 से काट लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 8 के पीछे 2 0 यानी कि 800। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स फेस्ड बाय हिम इन द टूर्नामेंट। अच्छा, तो टोटल कितने बॉल फेस करेगा, तो पहली 11 मैच के भी 800, लास्ट की 11 मैच के भी 800, तो 800 800 कितना, आप बोलोगे सर 1600। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देख लो, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो आप एवरेज टॉपिक पढ़े हो ना, वो प्रैक्टिकली डीआई के फॉर्म में कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेंथ के हैं ना। आरबीआई का पेपर होता है तो आपको पता है कि आरबीआई के क्वेश्चंस कुछ अलग ही लेवल के होते हैं ना। लेवल यानी कोई इतना दिमाग चलाने वाला नहीं है क्वेश्चन, बट बस आपको थोड़ा वो बेसिक स्किल आपके अंदर होता है ना, तो आप क्वेश्चन को आराम से निपटा लेते हो। ये रेशियो से भी बनता है, बट वो सब झंझट में नहीं पड़ रहा हो। देखो, रेशियो का मतलब ऐसे, मैंने बोला ना स्ट्राइक रेट क्या होता है, तो स्ट्राइक रेट होता है आपका रन डिवाइड में बॉल का रेशियो। समझने की ट्राई करना। अब आपका जो बॉल है ना वो सेम है, यानी कि कांस्टेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो वाले कंसेप्ट से जाके भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने सोचा वो झंझट में नहीं पड़ना है। बराबर, हम इनको बहुत सिंपल ही रखने की ट्राई कर रहे हैं। बाकी कोई बच्चा बहुत रेशियो को अच्छे से पढ़ के बैठा हो तो आप रेशियो के कंसेप्ट से जाके भी इसको उड़ाओगे ना तो उड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो क्लियर, डन। बात समझ में आ गई तो उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट, है ना। चलो वेरी गुड, मज़ा आ गया। आइए एक और क्वेश्चन निकालो, आराम से पढ़ो और समझो क्या करेंगे। चलो क्या करेंगे बताओ। तीसरा क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने अच्छे से, देखो क्या बोला है, इन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स फेस्ड बाय बैट्समैन एन, एन की बात हो रही है, एन को पकड़ो, है ना। ये भाई जो टोटल बॉल फेस करता है ना वो 402 कम है, किन से, द टोटल नंबर ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय हिम, तो वो जो भी रन बनाएगा ना उनसे उसका जो बॉल फेस कर रहा है ना वो 402 कम है। तो आपको बोला है एवरेज नंबर ऑफ द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन एन इन द टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट में वो कितने रन बनाता होगा वो आपको ढूंढना है। बताओ क्या करेंगे। तो देखो, मैं तो समझता हूँ अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप तो खाली स्ट्राइक रेट के फॉर्मूले को पकड़ लो, आपका हिसाब वैसे ही हो जाएगा। चलो अब एक काम करो, देखो बॉल कितने हैं, तो बॉल है ना वो 402 कम है, किन से, टोटल नंबर ऑफ द रन्स को। तो अगर मैं रन को x मान लूँ, इधर देखते जाना, अगर मैं टोटल रन को x मान लेता हूँ
तो बॉल की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर x माइनस 402 आएगी। डन, आप बोलोगे सर बिल्कुल, रन को x मान लेंगे तो बॉल का वैल्यू है x माइनस 402 आएगा। बिल्कुल दिमाग ना चलाना हो तो इसको सीधा उठा के इसमें रख दो, क्योंकि आपने रन है, बॉल है और स्ट्राइक रेट भी पढ़ा है। कितना पढ़ा है, तो 153.6 पढ़ा है। खत्म हो जाएगा, एक ही स्टेप में आंसर निकल जाएगा। डन, चलो तो एक काम कर लेते हैं, आप बोलो तो मैं वैसे ही कर लूँ। इधर देखो, स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला है 1536, पॉइंट हटाने का नीचे 10, रन कितना है तो x है, नीचे कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर x माइनस 402 बनेगा। देखते जाना, इनटू कितना है 100, तो एक काम करो 100 को चाहो तो आप नीचे भी ले जा सकते हो। डन, चलो तो ये 100 को अगर मैं यहाँ नीचे ले लूँ तो 2 0 इधर आ जाएगा, यहाँ से हटा दो। अब आप थोड़ा सोचो, ये आपका क्या है पता, ये आपका रन है, देखते जाना, ये आपका क्या है, बॉल है। और अगर आप चाहते हो तो इसको सीधा रेशियो बना के भी निपटा सकते थे। इधर देखना, फालतू में क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा मानना है। तब तक देखो, सोचो क्या कर रहे हैं। अगर उसने रन 1536 पार्ट बनाए तो बॉल कितने बनाए, 1000 बनाए, बराबर समझने की ट्राई करना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर रन और बॉल का जो डिफरेंस होगा ना, वो रेशियो में 536 पार्ट होगा। कितना होगा, 536 पार्ट होगा। और इधर देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस है वो 402 बराबर है। तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि 536 पार्ट का जो वैल्यू है ना रेशियो में, वो 402 बराबर है। तो आपको क्या चाहिए, तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए था, तो आपको रन चाहिए था ना। तो रन कितने हैं, 1536 है, तो 1536 पार्ट की वैल्यू कितनी है, आराम से मिल जाएगी। इधर देखो, तो 1536 इंटू 402, थोड़ा समझने की ट्राई करना, और उसके नीचे कितना, 536। डन, अब ऊपर नीचे से फटाफट उड़ा दो। चलो क्या लग रहा है, 4 4 से उड़ाए, दूसरा तो ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा। चलो 4 से उड़ाएंगे तो 13, 13 चौक 52 और 3 इंटू 4, ये 4 से उड़ाएंगे तो इधर देखते जाना, 4 इंटू 3 12, बचेगा कितना, 3 और 3 8 इंटू 4 32, 1 और 6 384। और कुछ, अरे वाह, 134 और 402 की शक्ल को देख के सीधा नजर आ रहा है ये इसका 13 इंटू 3 39, सीधा कितना है, 3 गुना है। तो आई थिंक इसका जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, तो 384 इंटू 3। तो ये तो आपको क्या मिले पता, ये आपको टोटल रन मिले हैं। लेकिन आपको तो क्वेश्चन में क्या ढूंढना है पता है, एवरेज ढूंढना है। चलो तो एवरेज कैसे ढूंढेंगे, तो आप देखो किसके बारे में बात हो रही है, एन के बारे में बात हो रही है। एन के टोटल रन इतने आए और एन है वो 18 मैच खेला है। तो बताओ एवरेज कैसे निकालेंगे, तो 384 देखते जाना इंटू 3 है ना, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, तो यू सिंपली डिवाइड इट बाई 18, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है ना। चलो 3 से काट लेंगे तो लगभग 6, तो 6 इंटू 6 36 और 6 इंटू 4 24, तो एवरेज कितना बनेगा, 64 बनेगा। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है। बोलो क्लियर। और मान लो कोई बच्चा सोच रहा है कि सर ये थोड़ा हमें कम यहाँ समझ में आया, तो आप क्या करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x भी निकाल दोगे ना, तो भी आपका यही बनेगा। डोंट वरी। क्या बात समझ में आ गई। डन, ये मैंने थोड़ा रेशियो के कंसेप्ट से समझाने की ट्राई की है कि ये रन है, ये बॉल है, तो इन दोनों का रेशियो 1536 के नीचे 1000 आएगा। यानी कि रन है वो बॉल से कितने हैं, 536 पार्ट ज़्यादा है। तो उल्टा ये वैल्यू इनसे 402 ज़्यादा है, तो 536 से वही 402 बराबर होगा। तो आपको रन निकालने टोटल, तो 1536 बराबर कितना, बोलो क्लियर। डन, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। चले आगे, ओके चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आओ, क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ द मैचेस प्लेड बाय बैट्समैन पी इन द टूर्नामेंट। पी टूर्नामेंट में कितनी मैच खेलेगा वो निकालो। चलो तो देखो, पी के लिए आपके पास क्या है, स्ट्राइक रेट है, टोटल कितने बॉल फेस कर रहा वो है। तो एक काम करो, स्ट्राइक रेट के फॉर्मूले में रखो सीधा सीधा फटाफट, स्ट्राइक रेट 84। चलो 84 बराबर ऊपर रन कितने बनाएंगे वो निकालना है, नीचे टोटल बॉल कितनी फेस कर रहा है, आप बोलोगे सर 1200 है, इनटू कितना आएगा 100, खत्म। चलो कोई फ़ायदा, तो यहाँ से सीधा देखो रन मिलेगा, मल्टीप्लाई मत करना। तो रन का वैल्यू कितना मिलेगा, तो आपको रन मिलेगा, आप बोलोगे सर 84 इंटू 12 मिलेगा।
लेकिन आपको तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, कितनी मैच टूर्नामेंट में खेला है वो आपको ढूंढना है। चलो अब वो कैसे निकालेंगे, आपके पास टोटल रन आ गए, टूर्नामेंट के टोटल रन आ गए, और आपको ये भी तो पता है कि टूर्नामेंट की पी में एवरेज कितनी है, 36 है। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मैच कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मैच कैसे निकालेंगे, तो टोटल रन कितना है, 84 इंटू 12 है ना, उसको क्या करेंगे, एक मैच की एवरेज कितनी है, 36 से डिवाइड कर लेंगे, ख़त्म, उल्टा। चलो तो क्या बनेगा, 12 से काट लेंगे तो 3, और ये 3 से काटेगा तो कितना आएगा, 28। यानी मैं ऐसे बोलूँगा कि पी है वो पूरी टूर्नामेंट में कितने 28 मैच खेला होगा। ये आई थिंक मुझे लग रहा है ये सेट का सबसे इजी क्वेश्चन था। बोलो क्लियर, डन। बढ़े आगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। लो ये तो सेट खत्म हो गया, खत्म खत्म खत्म। चलो क्या करें, बढ़े आगे। चलो तो आ जाइए, एक और नया आज का सेट लेते हैं। आधे मिनट का पहले मैं आपको समय दे रहा हूँ, इसको बराबर आराम से पढ़ो, समझो, फिर चालू करते हैं, है ना। चलो बढ़िया, पढ़ो फटाफट। बाकी बताओ, मज़ा तो आ रहा है ना। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत, लेकिन वही है, एरिथमेटिक पे बहुत अच्छा कमांड होगा तो होगा, बाकी कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलो कौन सा टॉपिक है, कुछ आइडिया आया, सेलिंग प्राइस वगैरह दिख रहा है, यानी अगेन प्रॉफिट लॉस दिख रहा है ना। देखते जाना, एक बहुत प्यारा सा टेबल भी है और साथ में एक बहुत प्यारा सा पाई चार्ट भी आपके सामने नज़र आ रहा है। ओके चलो पहले देखते क्या लिखा है। टेबल गिवन बिलो शोज द 5 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय अ सेलर। सेलर है वो 5 टाइप के आर्टिकल बेचता है, उसका डेटा है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। अच्छा ये 5 आर्टिकल है और हर एक का सेलिंग प्राइस दिया है। ओके, देयर इज अ पाई चार्ट विच शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस 5 आर्टिकल्स एक्सेप्ट आर्टिकल डी, है ना। ये पांचों 5 आर्टिकल का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है सोल्ड बाय द सेलर एक्सेप्ट डी। क्यों, डी में क्या है, अच्छा सब जगह परसेंटेज है, और डी के अंदर क्या है पता है, तो डी के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है। देखो लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आर्टिकल डी इज गिवन इन द एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी पक्का पता है कि डी नाम के कितने आर्टिकल, 55 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है और बाकी सबका परसेंटेज है। तो मैं तो बोलता हूँ सबसे पहला काम क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए, पहले टोटल पाई चार्ट का टोटल निकाल दो। चलो कैसे निकालेंगे बताओ। तो पहले एक काम करो, ये सारे परसेंटेज को फटाफट प्लस करो, ताकि अपने को जो बाकी बचेगा वो कितना होगा, वो परसेंटेज होगा, वो डी का होगा। चलो कैसे प्लस करेंगे पता है, तो एक काम करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, ये 100/3 ले लो और ये 50/3 ले लो। तो ये दोनों मिला के 150, और 150 के नीचे 3 का मतलब हो जाएगा 50%। ये दोनों मिला के 50% हो रहा है, बात समझ में आ रही है। और 50% अगर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है, तो ये 50% हो जाएगा आपका 1/2। देखते जाना, प्लस, डन। अब ये आपका कितना होगा, तो ये आपका 1/8 होने वाला है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। और ये हमारा कितना होने वाला, तो ये आपका 2/9 होने वाला है, यही है ना। चलो तो पहले फटाफट इनका मैं टोटल कर दूँ, तो बताओ एलसीएम कितना बनेगा। तो एलसीएम ले लो ना फटाफट, 72, यही कर लेंगे ना, 72। चलो 72 लाने के लिए इधर देखते जाना, 36 है ना, इधर 72 लाने के लिए 9 है, और इधर 72 लाने के लिए 8, 8 इंटू 2 ये बनेगा 16, 16 और 9 25, इसमें 25 को मैं जोड़ूंगा तो 61। तो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 61 के नीचे 72 बनेगा। ये सबका टोटल कितना बना, 61 के नीचे 72 पार्ट बना, तो इसका मतलब डी कितना होगा, तो 1 में से 61 के नीचे 72 को माइनस करेंगे तो जो डी का पार्ट होगा वो 11/72 होगा। यही होगा ना, कि गलती कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेने दो मेरे को। ये 1/2 बराबर है 12.5%, 1/8 बराबर है, ये 2/9 है, एलसीएम बनेगा 72। एक बार फटाफट चेक कर लो,
ये 36 बनेगा, ये 9 एका 9 बनेगा, ये 8 इंटू 2 16, 16 9 25, 25 और 36 61, 61 के नीचे 72, ये सबका 61 के नीचे 72 भागे तो डी का भाग कितना होगा, टोटल 1 होता है ना, क्योंकि हमने सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा था तो मैंने फ्रैक्शन बना दिया है ना। चलो तो 1 में से 61 के नीचे 72 को जाएगा तो 11/72, तो ये वैल्यू किसकी है, डी की, और ये आपको दिया है दिस इज नथिंग, दिस इज 55। अरे वाह, तो आपको पूरा एक पार्ट का वैल्यू मिलेगा, तो कितना मिलेगा बताओ, 11/72 पार्ट का वैल्यू 55 है, तो देखो 11 से काटेंगे तो 5, और ये 72 सामने चला जाएगा तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, तो 72 इंटू 5 यानी कि 360 आएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि आपका जो पाई चार्ट है ना, उसका जो टोटल होगा ना वो 360 होगा। पक्का? आप बोलोगे पक्का नहीं सर, एकदम एकदम रेडी है। चलो तो मैं एक काम कर लूँ, फटाफट सारे आर्टिकल निकाल लूँ। चलो ए आर्टिकल कितना आएगा, तो 360 का 2/9, देखते जाना, 360 का कितना 2/9, 9 से काटेंगे 4, यानी ए नाम के आर्टिकल 80 बेचे होंगे। बात समझ में आ रही है? आई थिंक ये पेन नहीं दिखेगा आपको, येलो ले लो, दिखेगा 80, ये 80 बेचे होंगे। चलो बी कितने बेचे होंगे पता है, ये आपका 1/6 होगा, तो इसका 1/6 आप बोलोगे सर 60 आएगा। सी कितने बेचे होंगे, 12.5% का मतलब 1/8, तो ये तो सीधा है 45 आर्टिकल होंगे। डी कितने होंगे, तो ये तो 55 आपको क्वेश्चन में दे के ही रखे, और ये कितने बेचे होंगे 1/3, तो ये बन जाएंगे 120। और आप चाहो तो एक बार फटाफट टोटल कर लो ताकि क्रॉस चेक कर लो, टेंशन ना आए। 100, 220, 220 और 60, 280 और 80, 360, रेडी, एकदम बराबर, सब कुछ बराबर है। पांचों 5 के आर्टिकल की वैल्यू मिल गई, पांचों 5 की सेलिंग प्राइस मिल गई, बस खत्म। और आपको क्या चाहिए, इतना आपको पहले करना था इनिशियली, शुरुआत में 1-2 मिनट इन्वेस्ट करके ये काम कर लो, ये हो जाएगा ना, तो मुझे लग रहा है बस बाकी की कहानी तो आप आराम से टैकल कर लोगे। बताओ क्या बात समझ में आई? डन। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, टोटल अमाउंट गॉट बाय सेलिंग आर्टिकल ए। आर्टिकल ए को बेचने पे जो टोटल अमाउंट मिलेगी वो कितना % ज़्यादा है किन से, अमाउंट गॉट बाय सेलिंग द आर्टिकल बी। चलो तो ए को बेचने पे कितना अमाउंट मिलेगा, तो ए के आर्टिकल 80 है और एक आर्टिकल को 150 में बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 80 इंटू 150 मिलेगा, तो मैं रेशियो ही बना दूंगा किसके साथ, बी को, तो बी के 60 आर्टिकल है और एक आर्टिकल को 120 में बेचेंगे तो इतने पैसे बी से मिलेंगे। चलो फटाफट इधर देखो, कुछ कटिंग पुटिंग में जा रहा है, 2-2 0 मस्त कट रहा है। और कुछ, तो और कुछ आई थिंक देखो 6 के अंदर 3 इधर से काट लेता हूँ 5 और 2 इधर से काट लेता हूँ 4, डन। और ये 4 से काट लेंगे तो ये बन जाएगा 3, तो आई थिंक ये परसेंटेज मोर मिलेगा। तो परसेंटेज मोर कैसे निकालेंगे, तो ऊपर दोनों का डिफरेंस 2, नीचे छोटा वैल्यू 3 एंड 2/3 आप जानते हो 66 सही 2/3% मोर। बहुत इजी क्वेश्चन निकला है। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? डन। ये अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है ना। दूसरा भाई ये डेटा थोड़ा याद रखना आप लोग, है ना, क्योंकि अपने को इनकी हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। आइए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज अमाउंट गॉट बाय सेलिंग द आर्टिकल बी सी एंड ई टूगेदर। अच्छा, बी को, सी को और ई को बेचने पे जो अमाउंट मिलेगा ना उसका एवरेज निकालना है। चलो तो पहले तो बी, सी और ई कितना बेच रहे वो निकालूं। 60, 45 और 120, यही है ना, ये 60 है, ये 45 है, ये 120 है। चलो देखो फटाफट, ये तीनों तीन को बेचने पे जो एवरेज मिलेगा वो ढूंढना है। तो इसका टोटल कितना आएगा, तो आप बोलोगे 60 इंटू 120। दूसरे का कितना आएगा, तो आप बोलोगे 45 इंटू 180, देखते जाना। और तीसरे का कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 120 इंटू 140। और एवरेज निकालना है तो सबको टोटल को 3 से डिवाइड कर दो। तो मैं तो बोलता हूँ सबको 3-3 से कर दो ना, कैलकुलेशन ईजी बना लो थोड़ी सी। चलो 3 से काट लेंगे तो 40, ये 3 से काट लेंगे तो लगभग 15, यही इजी रहेगा। और ये 3 से काट लेंगे तो ये बन जाएगा 40। चलो तो 6 चौक 2400 बराबर। चलो 15 18 227, 270 यानी कि 2700 और 14 4 56, तो ये आपका 5600 आ जाएगा। कर लो फटाफट टोटल, पीछे 2 0, 7 और 6 13 और 4 17 का 7 कैरी बनेगा 1, ये बनेगा 10, 10 700। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन सी।
बस कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, बाकी बहुत आराम से बना लोगे। सेम अगले वाले की तरह था, लेकिन करना क्या था, तीनों तीन से जो टोटल अमाउंट मिलेगा ना उसका आपको एवरेज ढूंढना था। बोलो क्लियर? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या बोला है, सपोज द सेलर वांटेड, सेलर क्या चाहता है, टू सेल द अनदर आर्टिकल नेम्ड एफ, एफ बेचना चाहता है कोई नया आर्टिकल। वूज टोटल सेलिंग प्राइस, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9 क्या है, मोर है किससे, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। तो सी की जो सेलिंग प्राइस है ना उनसे कितना है, ओके टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी। अच्छा टोटल सेलिंग प्राइस बोला है, ध्यान रखना, वूज टोटल सेलिंग प्राइस इज 1/9 मोर देन द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, ओके। एंड नंबर ऑफ आर्टिकल एफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ टाइप ई। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ एफ एंड दैट ऑफ ईच आर्टिकल बी। खतरनाक क्वेश्चन है। चलो तो पहले तो एक काम करो, देखो एक तो अपने को सी के आर्टिकल चाहिए, एक बी के चाहिए और एक ई के चाहिए। तो बी सी और लास्ट में ई, तीनों तीन के पहले मैं आर्टिकल ले लूँ, बी सी और ई, बी सी और ई अगले वाले क्वेश्चन की तरह 60 45 120। पहले तो ये लेके आओ 60 45 और ये 120 है ना, देखते जाना बराबर। चलो अब देखो पहले मैं वापस दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूं कि एफ का जो टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस है यानी एफ के जो भी आर्टिकल आप बेचोगे ना टोटल, यानी कि टोटल अमाउंट है। ऐसे ही मानो कि टोटल अमाउंट है आपको किसका पता है, एफ का। एफ का टोटल अमाउंट कितना दिया है पता है, तो दैट इज इक्वल टू 1/9 मोर है यानी कि 10/9 है। तो किसका 10/9 है पता है, तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सी, तो सी को जो बेचेंगे ना उसका, तो सी को बेचने पे कितना आएगा, तो 45 × 180 आ रहा है ना। ये 45 × 180 है, ये टोटल सेलिंग प्राइस होगा सारे सी के आर्टिकल को बेचने का, उसका 1/9 ज़्यादा यानी कि 10/9 होगा। तो 9 से काटना हो तो काट लो 5, तो 18 × 5 कितना आएगा, आप बोलोगे सर 90, और 90 के पीछे 9 0 यानी 9000। डन। फिर क्या बोला है, फिर ऐसा बोला है, सुनना, एफ के जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, एफ के ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल है ना वो सेलिंग प्राइस नहीं है, ये इधर की बात हो रही है, वो तो सेलिंग प्राइस है। ये नंबर ऑफ आर्टिकल है वो किसके बराबर है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ टाइप ई। तो ई के जो आर्टिकल है उसी के बराबर है, तो इसके 120 है तो इसके भी 120 है ना। तो मैं एक काम करूं, आपके पास टोटल अमाउंट है, आपके पास उसके आर्टिकल है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल मिलेगा। तो एसपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना मिलेगा पता है, किसकी बात हो रही है, तो बात हो रही है एफ की। तो एफ का टोटल अमाउंट है वो 9000 है, और एक आर्टिकल को सॉरी, और टोटल आर्टिकल है 120, तो 9000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, एक आर्टिकल को कितने में बेचा है। चलो 12 का टेबल, 12 × 7 84, बचेगा 6 और 75, यानी एक आर्टिकल को उसने 75 रुपये में बेचा है, बराबर। तो पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ ए, एफ का ईच आर्टिकल कितने का है, 75 रुपये का, एंड दैट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ बी, तो बी का ईच आर्टिकल कितने का है, 120 का है। तो 75 और 120 रुपये का आपको क्या करना है, यू सिंपली टेक अ डिफरेंस। बताओ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आएगा, तो आप बोलोगे सर 45 रुपया निकल के आएगा। इज इट गिवन, एग्जिट दिया है ऑप्शन बी। देखना क्वेश्चन को बराबर समझना है, बाकी आराम से बना। बोलो क्लियर, डन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट में नए क्वेश्चन के ऊपर। चलो आइए एक और क्वेश्चन, बराबर पढ़ना समझना क्या बोला है। सेलर सेल्स द 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ टाइप सी। चलो तो पहले तो सी के आर्टिकल आई थिंक याद है अपने को 45 है मेरे हिसाब से, है ना। और दूसरा कौन चाहिए, तो लेके ही आ जाता हूँ। एक तो सी है, फिर आर्टिकल ए बी बोले हैं, सारे चाहिए ए बी सी डी मेरे को लग रहा है। चलो तो एक बार पहले को मुझे ले लेने दो फटाफट ए बी सी डी का वैल्यू। 80 60 45 55, 80 60 45 और 55। ई की ज़रूरत नहीं है, जाने दो क्वेश्चन में ना, ये आर्टिकल्स हमने ले लिए।
चलो अब देखते जाना क्या बोला है कि टाइप सी है ना, उसके 2/5 आर्टिकल को वो क्या करता है, 40% मोर प्राइस पे बेचता है ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ टाइप बी। अच्छा इधर देखो, तो एक काम करो, पहले तो सी के है कितने, 45 है। चलो 45 में से 2/5 निकालेंगे तो 45 का 2/5 आप बोलोगे सर 18, तो बचेगा कितना, 27। बराबर। इधर देखते जाना, अब ये जो 18 आर्टिकल है उसको वो क्या करता है, 40% मोर प्राइस पे बेचता है। किन से, तो बी का जो प्राइस है ना, तो बी का प्राइस है कितना, तो आप बोलोगे सर 120 है, तो 120 का 40% आएगा 48, तो 48 ज़्यादा लेके बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो आप बोलोगे सर 168 में बेचेगा, है ना। ये सेलिंग प्राइस है, देखते जाना। डन। एंड रिमेनिंग आर्टिकल ऑफ टाइप सी एट 3/5 ऑफ द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ टाइप ए। तो टाइप ए का जो भी आर्टिकल है ना, उसकी जो प्राइस है उसका 3/5, तो उसका प्राइस 150 है, तो 150 का अगर मैं 3/5 निकालूंगा, 5 से कटेंगे तो 30 और 3 ये बनेगा 90, तो इसके पर आर्टिकल को 90 रुपये के हिसाब से बेचेगा। पहले ये समझ लेना, बराबर है ना। कंडीशन में बोला है कि सी टाइप के जो भी आर्टिकल टोटल है ना, उसका 2/5 यानी कि 18 आर्टिकल को क्या करता है, तो बी का जो भी प्राइस है उससे 40% अबो, तो बी का प्राइस है कितना, 120, तो 120 का 40% 48, 48 से ज़्यादा यानी 168 में बेचेगा। और बचे हुए 27 को क्या करेगा, तो ए का जो प्राइस है उसके 3/5 के, तो ए का प्राइस है 150, तो 150 का 3/5 कितना आएगा, आप बोलोगे सर 90 पे बेचेगा। तो बोला क्या है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल न्यू प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ टाइप सी। अच्छा, तो सी का ये टोटल प्राइस है, इधर देखना, तो सी का टोटल प्राइस कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 18 इंटू 168 आएगा प्लस 27 इंटू 90 आएगा। ये सी को बेचने पे मिलने वाला टोटल सेलिंग प्राइस है। इसका आपको डिफरेंस लेना है किसके साथ, द एवरेज ऑफ टोटल प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ टाइप बी एंड डी। अच्छा, बी और डी को बेचने का, बी और डी का जो टोटल प्राइस है ना, उसका एवरेज लेना है। चलो तो पहले तो एक काम करो, बी का टोटल प्राइस कितना आएगा, इधर देखते जाना। तो बी का टोटल प्राइस आएगा 60 इंटू 120, है ना, प्लस इधर देखते जाना, एक तो बी का हो गया और दूसरा डी का टोटल प्राइस कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 55 इंटू 200 आएगा। लेकिन इनका एवरेज पूछा है, तो जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 इधर भी डिवाइड कर दो, 2 इधर भी डिवाइड कर दो। चलो ये 2 से काटेंगे 100 यानी कि 5500, पक्का, आप बोलोगे बराबर। ये 2 से काट लेंगे तो ये बनेगा 30, और 30 इंटू 12 तो आई थिंक ये बनेगा 3600। तो इनका टोटल कितना निकल के आएगा, तो इनका जो टोटल निकल के आएगा 55 और 36 तो 61 91, तो ये वैल्यू बनेगा 9100, पक्का, ये एवरेज आया। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी इसमें से इसको आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है, यही बनेगा ना। और आंसर तो देखो भाई ऐसा भयंकर दिया है ना, हाँ दिया है, चलो टेंशन नहीं है। चलो तो पहले क्या कर ले, फटाफट टोटल कर दे, मेरे हिसाब से वहीं करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट से जाएंगे तो पीछे 64 का 4 आएगा ना, तो पीछे 4 8 8 64 का 4 आएगा ना, तो ये तो गड़बड़ी वाला मामला हो गया, पीछे तो 4 कहीं आ नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा पता, ये वैल्यू बड़ी होगी ये छोटी होगी, अपने को पता नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। चलो पहले एक काम करो, टोटल निकालो, 27 इंटू 9, तो ये बनेगा आपका कितना बनेगा, 27 इंटू 9, 3 का पावर 3 और 1 4 है ना, तो 3 का पावर 4 कितना होगा, अरे यार 243, है ना, 2430 होगा, देखते जाना। 18 का टेबल बोल दे बेटर होगा, 18 इंटू 8 144 का 4 कैरी बनेगा 14, देखते जाना। 18 इंटू 6 108, 108 में 14 को जोड़ेंगे तो 122, 122 का 2 लिखेंगे, कैरी बनेगा 12, 18 एका 18 और 18 में 12 जोड़ेंगे तो 3, तो 3024 में 2400 को जोड़ेंगे तो आई थिंक ये बनेगा 5454 बनेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, तो ये वैल्यू 5454 निकल के आई, और ये कितना है, आप बोलोगे सर ये 9100 है। तो अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का सिंपल डिफरेंस निकालना है। तो 00 में से 54 जाएगा तो पीछे पक्का है 46 आना चाहिए, तो पीछे 46 वाले तो आई थिंक 2 ऑप्शन इन्होंने दे के रखे हैं ना, तो अब एक काम करो ना, तो 3200 तो आ नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है बराबर। और पूरा निकालना हो तो इधर देखो ये 90 होगा, और 90 में से 54 को माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 36। सो फाइनल आंसर वुड बी 3646।
सेट में देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी करवाई है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये दिस इज ऑल अबाउट क्या है, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन विथ कैलकुलेशन। लैंग्वेज को बराबर पकड़ के अच्छी कैलकुलेशन करनी थी, देख लो, बाकी आराम से निपटा लेंगे। बताओ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना? मस्त क्वेश्चन है, बस यही तो समझना है। चलो क्या करें, बड़े आगे, आराम से देखो, आंसर आराम से आ रहा है, वैसे कोई जितना दिमाग तो चलाने जैसा था नहीं, बट वही है, लैंग्वेज को प्रॉपरली पकड़ो। चलो वापिस आया है, रेशियो निकालो, किसका, एवरेज, ओहो, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड ई टूगेदर, ए और ई की टोटल एसपी का एवरेज, और वापिस क्या लेना है, एवरेज ऑफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बी एंड सी टूगेदर। अच्छा, यानी तो पहले तो मैं क्या करूँ, फटाफट सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 80 60 45 55, इधर देखते जाना है ना, क्योंकि इसी पे सब चलेगा, 80 60 45 55, और लास्ट में ई का कितना था तो वो भी ढूंढ लेते, 120 था लगभग, हाँ 120 ही है। चलो देख लेना, 120 है ना। चलो फटाफट इधर देखते जाना, तो पहले ए का टोटल सेलिंग प्राइस ले ले। चलो तो ए का कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 80 इंटू 150, है ना, देखते जाना, प्लस दूसरा किसका आएगा, तो दूसरा बनेगा ई का, तो 120 इंटू 140। अब एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, और उसका भी रेशियो लेना है एवरेज के साथ, तो एक काम करो, डिवाइड बाय 2 मत करो, दोनों की एवरेज का 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे एवरेज में कौन आएगा, बी और सी का, तो बी का कितना है 60 इंटू 120 है, देखते जाना, है ना, और प्लस ये कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 45 इंटू 180 है। बस इसी को आपको समझना है ना, बी और सी, ये 45 60 120, 45 180 बराबर है, 80 150 बराबर है, और ई का 120 140 बराबर है। बस अब फटाफट ऊपर नीचे से काट पुट कर लो ना, देखो ये 2 2 0 है ना, इधर से ये 2 0, इधर से ये 2 0, इधर से 1 0 तो गया, पर दूसरा 0 कहाँ से लाएंगे, तो इधर से 5 हटा दो, इधर से 2 हटा दो, तो ये आई थिंक 9 और 9 बनेगा। देखो बहुत स्मार्टली मैंने सब जगह से 2 2 0 हटा दिया, तो अब नीचे कौन बचा है, तो अब जाने दो, दिमाग ना चलाओ, ये आपका बनेगा 120, ये आपका बनेगा 12 इंटू 14 168, है ना, और नीचे कितना बनेगा, देखो 12 इंटू 6 72 बनेगा, और 9 9 कितना बनेगा, 81 बनेगा। क्लियर। चलो तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 153, आप बोलोगे बराबर, ये बनेगा टोटल कितना, तो टोटल बनेगा 288। अब कटेगा कुछ, बताओ, तो लगभग आई थिंक 9 से कटना चाहिए, क्योंकि ये देखो 17 इंटू 9 है, और ये 8 और 8 16 और 2 18, तो 9 से कटेगा पक्का, तो नीचे तो 17 आएगा, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 इंटू 3 17, और 9 इंटू 2 18, 32 के नीचे 17, इज इट गिवन, एक्सेट है। देख लेना, मैंने एवरेज वर्ड दोनों जगह से क्यों उड़ा दिया, क्योंकि ऊपर वाले का एवरेज का मतलब टोटल डिवाइड बाय 2, ये भी टोटल डिवाइड बाय 2, 2 2 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने नीचे 2 नहीं लिखा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 2 नहीं लिखने का बस खाली रीज़न समझ लो, बाकी ख़त्म हो जाए। चलो वेरी गुड, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। वाह, ख़त्म, अगेन एक अच्छा नया सेट। चलो पढ़ो, अगेन आधा मिनट का समय दे रहा हूँ, पहले डिसाइड कर लो कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, फिर शुरू करते हैं आराम से, है ना। चलो क्या करेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, लगभग पार्टनरशिप नज़र आ रहा है ना। चलो इधर देखो, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट है, पार्टनरशिप ही नज़र आ रहा। इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट ऑफ 3 पर्सन इज गिवन फॉर द डिफरेंट ईयर्स इन अ जॉइंट बिजनेस। अच्छा,
कितने, 3 अलग अलग पर्सन है, ए बी और सी, उनका इन्वेस्टमेंट और उनका प्रॉफिट का आई थिंक डेटा आपको दिया है रुपीस में। IBPS PO मेंस 2016 की एग्ज़ाम में पूछा गया सेट है। ये आपके अलग अलग साल है, 2012 से लेके 16 तक की बात हो रही है। तीन ने कितना इन्वेस्ट किया है, सम वैल्यूज आर गिवन एंड सम वैल्यूज आर मिसिंग, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पे हम उसको भी निकाल देंगे। ओके चलो, अब बोला क्या है, अब नॉट पढ़ो, सबसे इंटरेस्टिंग आपको पता है नॉट होती है। अपार्ट फ्रॉम ईयर 2015 को छोड़ के दे इन्वेस्टेड द अमाउंट्स फॉर द सेम पीरियड। अच्छा, 15 को एक को छोड़ दो, बाकी के चारों 4 साल के लिए ये तीन ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना, उसका जो पीरियड है वो सेम है, यानी कि टाइम सबके लिए सेम है। अपार्ट फ्रॉम 2015 को छोड़ के सबके लिए आपको क्या करना है, समय को इक्वल मानना है ना। बहुत बढ़िया है, देखो अच्छी नोट दी है। सम वैल्यूज आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज पर गिवन डेटा। ओके, वो हम देख लेंगे। चलो पहले क्लियर है, डन है, बस और ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग चलाना नहीं है। एक ही चीज़ दिमाग में फिट करना कि 2015 को छोड़ के बाकी सारे ईयर के लिए जो टाइम पीरियड है ना वो सेम है, बाकी 2015 में टाइम पीरियड अलग अलग होगा। चलो तो शुरू करते, सबसे पहला क्वेश्चन देखना। टोटल प्रॉफिट 2014 में दिया है 49,000। ओके चलो, तो एक काम करो, आगे ना पढ़ो, आपके पास देखो 2014 के अंदर तीन का प्रॉफिट का टोटल है वो 49,000 दिया है। अब ये अकेले का 14,000 है, देखना। अगर ये अकेले का 14,000 होगा तो पक्का है कि ये दोनों मिला के कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर ये दोनों का जो प्रॉफिट मिलके होगा वो 35,000 होगा, क्योंकि दोनों का ये कुल मिला के 49,000 है। तो आपको बोला क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इन 2013। देखते जाना, बी का 2013 का इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेना है, किसके साथ, तो उसको आपको लेना है टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन 2014। तो दोनों के इन्वेस्टमेंट का आपको रेशियो लेना है। तो एक काम करो, बी 2013 में इन्वेस्टमेंट के आपके पास पड़ा है, 2013 में बी का इन्वेस्टमेंट ये तो पड़ा है आराम से 5,000। अब डिवाइड में कौन आएगा, तो ए का 2014 का, तो ए का 2014 का इन्वेस्टमेंट ये आपको कुछ भी करके ढूंढना पड़ेगा। अगर ये मिल जाता है तो आप वो वैल्यू को यहाँ रख के दोनों का रेशियो ले लोगे, बात खत्म है ना। इतना तो पहले क्वेश्चन को बराबर समझना है कि क्वेश्चन में आपको इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। चलो अब आप मुझे बताओ, क्या ये वैल्यू आप निकाल पाओगे सही? कैसे निकालोगे? अगर निकाल पाओगे तो बताओ कैसे निकालोगे। तो देखो एक सिंपल सा सेंस है, आप लोग पूरे पार्टनरशिप में क्या पढ़े हो, जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा, बराबर। चलो अब इधर देखो, इसके इन्वेस्टमेंट को अगर मैं x मान लूँ, समझना, बराबर। तो देखो मेरे पास तीन के इन्वेस्टमेंट है, और आप देखोगे तो प्रॉफिट में क्या है, इन दोनों का एक साथ है और इसका अकेले का है। तो मैं एक काम करूं, इन दोनों को ए और बी को साथ में लेके चलूंगा, प्रॉफिट में ए और बी का टोटल है, तो बेटर होगा इन्वेस्टमेंट में भी क्या होगा, ए और बी का टोटल ही लेके चलेंगे, तो x प्लस 7,000, ये ए और बी का दोनों का इन्वेस्टमेंट का टोटल है। डिनोमिनेटर में क्या ले लूँ, सी अकेले का ले लूँ 8,000। बात समझ में आ गई? तो a प्लस बी का टोटल है, उसको मैं c के साथ ले रहा हूं रेशियो में, तो ये किसके बराबर होगा, तो देखो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो। तो 35,000 के नीचे कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 35,000 के नीचे आ जाएगा आपका 14,000। खत्म हो गया, बहुत आराम से x मिल जाएगा। देख लो ये 3 जीरो मस्त कैंसल, 7 से काट लेंगे तो आई थिंक 2 बनेगा, 7 से काट लेंगे तो 5, 8 इंटू 5 40,000, 40,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20,000, और 20,000 में से 7,000 जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 13,000 आएगा। तो इसी का तो हम वेट कर रहे थे 13,000, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट कितना 13,000, तो 5,000 और 13,000 का रेशियो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 5:13 बनेगा। इज इट गिवन? एक सेट दिया है। बात समझ में आया? जो भी आप लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हो ना, यही एक ब्रह्मास्त्र है। क्या? तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही आपका ऑलवेज क्या होगा, यही हमारा रेशियो ऑफ प्रॉफिट होता है। बस हमें इसी के ऊपर पूरे टॉपिक को, पूरे सेट को सॉल्व करना है
है ना? क्लियर? बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। लेट्स मूव, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। मस्त क्वेश्चन था। चलो, अब बोला है 2015 में, ध्यान रखना। और आप जानते हो 2015 के बारे में, 15 आए तब थोड़ा संभाल लेना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अब आप बोलोगे सर अगले वाले क्वेश्चन में आपने टाइम को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि क्या बोला था, टाइम सबके लिए सेम है, तो कंसीडर हम वैसे भी नहीं करेंगे, है ना? चलो बढ़िया। अब 2015 में देखो, ए और बी दोनों का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 58,000 है ना? ये दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट है, दिस इज गिवन 58,000, ध्यान रखना। ओके, चलो बढ़िया। फिर क्या बोला है कि ए और बी दोनों अपने अमाउंट को कितने 6 महीने के लिए और 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसका कितना महीना है पता है? इसका है ना वो 6 महीना है, और इसका है ना वो 4 महीना है, ध्यान रखना। तो बोला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स दैट सी इन्वेस्टेड इज अमाउंट। तो सी ने अपने अमाउंट को कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है वो आपको ढूंढना है। चलो बताओ। तो पहले तो क्या करेंगे, तो एक काम करो, देखो हमारे पास ए और बी दोनों में से किसी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एक काम करो, ए के इन्वेस्टमेंट को एक्स मान लो और उसके इन्वेस्टमेंट को क्या कर लो, वाई मान लो। क्योंकि मैं चाहता हूँ रेशियो बना ले तो ईजी कर लेंगे। बाकी कोई बच्चा इसको x मानेगा तो इसको 58,000 माइनस एक्स लेके भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ रेशियो से रेशियो बना लेंगे, हमारा काम इजी हो जाएगा। चलो, पहला वाला है वो 6 महीने के लिए इंटू 6, दूसरा वाला है वो कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, और तीसरा वाला जो सी है ना वो 9,000 है ना? और उसका जो समय है वो अपने को पता नहीं, तो उसको मान लेते टी महीने के लिए है, बराबर। चलो, अब हमारे पास देखो सामने क्या है, तो तीनों दिन के प्रॉफिट भी पड़े हैं ना, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। चलो, तो इसका प्रॉफिट है 50,000, 44,000 और 24,000, तो 50 ही लिख दूँ खाली, पूरा क्यों लिखेंगे? ये आपका इसका प्रॉफिट है वो 24 पार्ट है, और इसका जो प्रॉफिट है ना वो 44 पार्ट है। पूरा कहाँ लिखने जाएंगे भाई? कि आपको मेरी बात समझ में आ गई? उल्टा लिखा ना, 50, 44, 24 है। ओके ओके ओके, 50, 44 और 24 है। इसका प्रॉफिट 44 है और इसका प्रॉफिट है वो 24 है। चलो, अब आपको देखो क्या ढूंढना है, ये टी का वैल्यू ढूंढना है। तो मैं तो क्या करता हूँ, सबसे पहले एक काम करें, क्या कर लूँ पता है? तो सबसे पहले आप लोग इन दोनों रेशो को ले लो, इन दोनों के रेशो को ले लो। इनसे फ़ायदा क्या होगा आपको, देखो एक्स और वाई का रेशियो मिलेगा। कितना मिलेगा पता है? तो डायरेक्टली लिखता हूँ, 4 ऊपर ले लेंगे तो ये 50 इंटू 4 200 है ना, और ये 6 को नीचे ले लेंगे तो 44 इंटू 6, यही बेस्ट हो जाएगा। कुछ कट रहा है और काटना हो तो काट लो। चलो, 11, 4 से काट लेंगे 11, और 2 से काट लेंगे तो 3, है ना? तो इधर से 8 से काटेंगे तो ये बना 25, यानी रेशियो कितना बना पता है? 25:33 का रेशियो बना। ये किसका रेशियो बना पता चला? एक्स और वाई इन दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिला। अब आपके पास देखो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? कि आपके पास दोनों के इन्वेस्टमेंट का टोटल 58,000 दिया है, तो पक्का हो गया कि 58,000 को अगर मैं ये रेशियो में बांटूंगा तो इसका इन्वेस्टमेंट 25,000 आएगा, और इसका इन्वेस्टमेंट है वो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 33,000 आएगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। अब अपने को करना क्या है? तो अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मेरे को तो ढूंढना है टी। तो अब क्या करेंगे? टी ढूंढने के लिए क्या करो, या तो पहले और तीसरे का रिलेशन ले लो, या तो दूसरे और तीसरे का, दो में से कोई भी एक रिलेशन को पकड़ लो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पार्टनरशिप अच्छे से पढ़े होंगे तो आराम से बना लोगे, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। चलो, तो अब देखो मैं राइट साइड में बनाता हूँ, तो क्या करूँ, वाई की वैल्यू कितनी रख दूँ? 33,000 रख दूँ? आप बोलोगे सर हाँ 33,000, देखते जाना। 33,000 इंटू कितना? 4, नीचे कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर 9,000 इंटू टी बनेगा, एंड दिस वैल्यू इज गिवन। ये कितना दिया है? 44 के नीचे 24, तो आप बोलो तो 4 4 से काट दूँ तो 11 के नीचे 6 लिख देंगे, यही इजी रहेगा ना? आप बोलोगे हाँ सर बहुत इजी रहेगा। चलो, फ़ायदा ये मस्त 3 3 0 हटा दो, ये 9 में 2 बार 3 होता है, तो एक बार 3 यहाँ से हटाएंगे, एक बार इधर से हटाएंगे, तो 11 11 भी कैंसिल हो जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना आएगा? तो 4 इंटू 2 बनेगा 8। तो इसका मतलब सी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा? तो आप बोलोगे सर 8 मंथ्स। मस्त क्वेश्चन है ना? परफेक्ट क्वेश्चन है। जो बच्चा पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से समझा होगा वो आराम से बना लेगा। बताओ क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है, मज़ा आया, अच्छा सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट आइए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। प्रॉफिट अर्नड बाय बी इन 2012, बी 2012 में बी का प्रॉफिट ये है ना, इज अ हाउ मच मोर देन द प्रॉफिट अर्नड बाय हिम इन ईयर 2016। 2000 हिम का मतलब बी की बात हो रही है 2016 में। बी 2016 में कितना अर्न करेगा ये, है ना। ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट आपको ढूंढना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। चलो अब मुझे ये बताओ, देखो मैं तो इतना समझता हूँ कि यहाँ से ये डेटा का यूज़ करके ये तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ यार ये प्रॉफिट आप कैसे ढूंढोगे। आपके पास पूरे क्वेश्चन में किसी का भी प्रॉफिट नहीं दिया है। नो डाउट यहाँ कुछ भी दिया, मान लो ये तीनों तीन भी दिया होता ना, तो क्या इस प्रॉफिट की वैल्यू आप कभी निकाल पाते? कभी नहीं निकाल पाते। यानी मैं तो इतना समझता हूँ ये नो डाउट मिल जाएगा, बट इनको तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तो फालतू में क्यों मेहनत कर रहे हो। ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा तो क्या बनेगी, बात बनने वाली नहीं है। सीधा आंसर है कांट बी डिटरमाइन। मैं तो समझता हूँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब कोई बच्चा सोचे सर ये निकालना हो तो निकालेंगे कैसे, तो बहुत ईजिली निकाल देंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लो बी और सी का, इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो होगा। चाहो तो निकाल दो, 21 के नीचे 23, यही होगा ना। ये किसके बराबर होगा, तो ये x के नीचे कितना है, तो आप बोलोगे सर 115 के पीछे 3 0 इसके बराबर है। कितना इजी है, लो ना। ये 23 से काट लेंगे तो 5, तो 21 इंटू 5 कितना, 105 के पीछे लगा दो 3 0। सो दिस इज नथिंग, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ बी इन 2012। लेकिन 2016 का नहीं मिल पाएगा, कोई चांस ही नहीं है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बराबर है। तो लेट्स मूव, चलते हैं नए क्वेश्चन पे, खत्म। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं होगा, है ना। चलो आते हैं एक और अच्छे नए क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोला है, टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए बी एंड सी इन 2013 का टोटल इन्वेस्टमेंट 75,000 है। देखते जाना, है ना। ये सबका टोटल 75,000 है। अब ये 5,000 है, यानी पक्का है कि ये दोनों का जो टोटल होगा ना वो दोनों मिला के 70,000 होने वाला। ये भी फाइनल है, आप अच्छे से जानते हो। डन। चलो फिर अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट अर्नड बाय ए इन 2013। तो ए 2013 में जो प्रॉफिट अर्न करेगा, ये पहली वैल्यू है ना। हाँ, इज अ अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट मोर देन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय सी इन 2013। तो सी 2013 में जो इन्वेस्टमेंट करेगा ना ये, तो ये वैल्यू इनसे कितना परसेंट ज़्यादा है, वो आपको अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज मोर निकालना है। चलो बताओ कैसे निकालेंगे। पहले तो मुझे बताओ क्या कोई चांस है, सही है? तो देखो बहुत सीधा है कि 2015 को थोड़ी देर के लिए छोड़ लो, तो आपको पता है कि 15 को छोड़ के बाकी सबके लिए टाइम पीरियड सेम है। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, इधर देखो, आपके पास बी और सी दोनों का प्रॉफिट है, आपके पास बी का इन्वेस्टमेंट है, तो क्या आप सी का इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो? बहुत आराम से। देखो कैसे, सिंपल, बी और सी को डिवाइड करें तो 5,000 है। सी के इन्वेस्टमेंट को अगर मैं x मान लूँ तो 5,000 के नीचे x, दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले रहे, किसका, बी और सी का। तो वहीं क्या होगा, दोनों के प्रॉफिट के रेशियो बराबर होगा। तो 125 के नीचे 925 लिख दूँ सीधा? आप बोलोगे हाँ सर सीधा लिख दो ना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें। चलो फ़ायदा, तो 125 से सीधा कटेगा, 125 का 4 गुना होता है 500, और पीछे लगा देंगे 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे चलो देखो 9 का 9 चौक 36 और 1 37, यानी x का वैल्यू है ना वो 37,000 आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई, तो ये वैल्यू आपको मिल गई है वो 37,000 मिल गई है। चलो पहले इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, तो आपको तो ये वाला वैल्यू भी तो निकालना है। तो इधर देखो उसको कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। अब आपको पता है कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 75,000 है, उसमें से ये 5,000 है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 70,000 होगा। अब 70,000 में से अगर ये 37,000 आ गया तो इसका मतलब ये वैल्यू को 33,000 होना पड़ेगा। आप बोलोगे पक्का होना पड़ेगा। डन। चलो अब हमें क्या करना है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं क्या करूं, इन दोनों इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लूं, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के प्रॉफिट के बराबर होगा। डन है ना। इसको मैंने x मान लिया था, तो इसको y मान लेते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? चलो तो 33,000 और 5,000 का मैं रेशियो ले लूँ तो सीधा लिख दूँ, 33 के नीचे 5
दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो बराबर क्या होगा, दोनों के प्रॉफिट के रेशियो बराबर होगा। तो y बराबर कितना होगा, तो y के नीचे 12,500 बराबर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बराबर है। देखो 5 से काट लेंगे तो लगभग ये बन जाएगा 25, तो y का वैल्यू कितना बनेगा, तो 2500 इंटू 33 बनेगा। डन, फालतू में मल्टीप्लाई मत करो। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो मुझे बोला है कि ए ने जो प्रॉफिट अर्न किया है 2013 में, तो वो वाई है ना, ये वाला वैल्यू। तो इसका मैं रेशियो ले लूँ किसके साथ, तो सी का जो इन्वेस्टमेंट है 2013 में, तो 2013 में सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 33,000 कर रहा है ना, यही है ना। ओके, नहीं सी का बोला है, माफ करना 37,000 आएगा। देखना मैंने ए का लिख दिया है गलती से, है ना, 33 नहीं ये 37 आएगा, बी केयरफुल, अभी गलती हो जाती, चलो कोई बात नहीं है, वैसे संभाल लिया। ओके चलो, तो ये वैल्यू है वो ये वैल्यू से कितना परसेंट मोर है, यही पूछा है ना। चलो तो क्या करें, मैंने रेशियो ले लिया दोनों का, ये बेस्ट रहेगा। कटिंग पुटिंग में 2 0 जाए, आई थिंक 5 से जाएगा तो 5 है ना, और ये 5 से जाएगा तो आई थिंक 74। चलो तो 33 इंटू 5 कितना, 165, देखते जाना भाई, 165 होगा ना, और ये आपका 74। चलो तो परसेंटेज मोर कैसे निकालेंगे, तो ऊपर बनेगा दोनों का डिफरेंस। बताओ तो दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आएगा, है बताओ फटाफट, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 16 में से 7 जाएगा तो 9, 91। नीचे छोटा वैल्यू कितना आएगा, 74 इंटू कितना 100, 2 0। चलो फ़ायदा क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली निकालना है, थोड़ा संभालना। पहले तो एक काम करो, 2 से काटेगा तो 4550, तो 4550 को क्या करेंगे, 37 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से काट लिया। अब ऑप्शन पे नज़र डालेंगे तो ऑप्शन ध्यान रखना, ये दोनों काफ़ी क्लोज है, 120 123, तो बेटर है 37 का टेबल ही बोले। चलो 37 का 37, बचेगा कितना 8, ऊपर से आएगा 5, 37 इंटू 2 74, बचेगा 11, ऊपर से आएगा 0, और 37 इंटू 3 111 होता है। तो लगभग लगभग कितना 123% आएगा अप्रोक्सीमेटली। कोई दिया है, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन डी। कैलकुलेशन में गलती मत करना, बस अप्रोक्सीमेटली ढूंढना था, लेकिन मेन पॉइंट इज दैट ऑप्शन ये दोनों काफ़ी क्लोज है ना। अगर ये 120 होता, ये 130 होता, तो एक बार हम क्या कर लेते, और ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन 74 को 75 मान के भी कर सकते थे, बट हो सकता है कि उनसे आंसर कहीं गलत ना आ जाए। सो अप्रोक्सीमेशन करो, लेकिन ऑप्शन के ऊपर प्रॉपर नज़र बना के रख के ही आपको करना है। अदरवाइज बहुत बार समटाइम्स निकलेगा ये आंसर आता होगा 120, गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात अच्छे से सब, बस सिंपल पार्टनरशिप का एक ही कंसेप्ट लेके जा रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो है, इसको पकड़ के चलो। समय आपको कहीं देखना नहीं है, समय आप खाली 2015 के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो उसी में आपको समय का ध्यान रखना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन में समय के बारे में आपको सोचना ही नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया, आइए नए क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। आगे क्या बोला है, प्रॉफिट अर्नड बाय ऑल द इन 2016 में सब लोग जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो कितना है, 44,55,00। अच्छा 2016 ये तीन का टोटल दिया है भाई, कितना 44,55,00। बोलना नहीं आएगा तो चलेगा, बोलना हो तो 4,45,500 ये टोटल प्रॉफिट है। अब रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एंड बी टुगेदर, ए और बी का टुगेदर, एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय बी एंड सी टुगेदर इज 31:52। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, ए और बी का टोटल। तो एक काम करो ना, देखो मस्त हो गया, ए और बी का टोटल तो आपको दिख रहा है ना, तो 20 और 11 ये 31,000 है, डन है। और ये रेशियो में 31 पार्ट बराबर है, तो 31 पार्ट की वैल्यू अगर 31,000 है तो 52 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ये तो 52,000 होगी। क्या बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये 52,000 में कौन है, तो 52,000 है वो बी और सी के इन्वेस्टमेंट का टोटल है। अब 52,000 में से अगर बी 20,000 है तो पक्का हो गया कि इसकी वैल्यू को 32,000 होना पड़ेगा। डन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। देखो ना,
ए और बी का टोटल इन्वेस्टमेंट ये 31,000, बी और सी का टोटल इन्वेस्टमेंट 52,000, तो 31 और 52,000 का रेशियो बनेगा 31:52। मज़ा आया। तो बोला क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट मेड बाय ए एंड सी इन 2016। तो ए और सी है ना, दोनों का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इसका डिफरेंस निकालना है। चलो क्या करेंगे बताओ। तो देखो पहले तो बहुत सिंपल सी सेंस है क्या, कि हमारे पास देखो तीनों तीन का क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो मैं क्या करूँ, तीनों तीन के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लूँ। तो आप बोलोगे सर 11:20 कितना 32। दिस इज नथिंग, दिस इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट होगा। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही तो प्रॉफिट का होगा। आप बोलोगे बराबर। चलो अब टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 445500 है। इसको हम क्या करेंगे, रेशियो का टोटल। तो रेशियो का टोटल 32 और 20 52, 52 और 11 63 से डिवाइड करेंगे, और इनटू ए और सी का डिफरेंस चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो 21 आएगा। खत्म हो गया आंसर। चलो 21 से कटेगा, मस्त जाएगा 3 से। चलो तो 44 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 × 3 42, 2 और 5 8 × 3 24, 1 और 5 5, यानी 1485 के पीछे 00। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन बी। बोलो क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बस खत्म है और कुछ भी नहीं है, देख लो आपके सामने। मस्त क्वेश्चन है अपने आप में। चले आगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे, देखते जाना क्या बोला है। लो ये तो खत्म हो गया। इतना बढ़िया सेट था। चलो क्या करें अब, बहुत हो गए आज के लिए, है ना। ऑलरेडी 4 सेट हमने कर लिए। चलो तो क्या करते हैं, यहीं पर आज के सेशन को रखते हैं। बची हुई कहानी को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। ओके चलो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। और उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आया होगा। सबसे पहला वाला सेट था प्रॉफिट लॉस के ऊपर। प्रॉफिट लॉस पे आज 2 सेट हुए। एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप के ऊपर भी सेट हो गया, और एक हमारा जो सेट था वो कौन सा था भूल गए हम लोग। हाँ एक एवरेज के ऊपर था। कौन सा वाला? बॉलिंग बैटिंग एवरेज वाला, स्ट्राइक रेट वाला। बहुत बढ़िया सेट थे चारों चार। बराबर। अभी तो और बढ़िया धीरे धीरे आने वाला है, टेंशन मत लो। ओके चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छी पढ़ाई करो। मिलते कल के सेशन में, मैं यहीं से कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। ओके चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।